हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रह गया है क्राइजेंथेमम का, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करना था हमने। तो टेम्परेचर, तो सबसे पहले कैसे कल्टीवेशन होती है क्राइजेंथेमम की, उसके लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। एक तो मैंने आपको थर्मो नेगेटिव, थर्मो पॉजिटिव, थर्मो जीरो के बारे में करवाया है, वो आपको ऑलरेडी पता है, वो आपने ध्यान रखना है। और फिर देखो द बेस्ट टेम्परेचर जो है 20 से 28 डिग्री दिन का, 15 से 20 डिग्री रात का। तो कुछ रिसोर्सेज में ये टेम्परेचर बोला है क्राइजेंथेमम का। फिर आर एच 70 से 90% आर एच चाहिए होती है, ठीक है। एलिवेशन तो वो हाइट 1200 मीटर। फिर फ्लावरिंग टाइम देख लो, नॉर्थ इंडिया में नवंबर से जनवरी में फूल आते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में जुलाई से जनवरी आते हैं। सितंबर से दिसंबर तक का जो मंथ होता है, ऑटम भी इसी सीजन में होता है ना, तो उस दौरान क्या है, पीक फ्लावरिंग होती है क्राइजेंथेमम में, इसलिए इसको ऑटम क्वीन बोलते हैं। फिर सीजन देख लो, सीजन नेचुरली फ्लावर इन ऑटम एंड विंटर। तो जो क्राइजेंथेमम में फ्लावरिंग होती है वो पतझड़ के टाइम आती है, सर्दियों में आती है। तो आप देख लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सर्दियों के महीने है ये, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में देख लो, जुलाई से शुरू होती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखो पतझड़ का टाइम आ गया, फिर आगे सर्दियों तक चल रही है, जनवरी तक फ्लावरिंग। क्राउन बड अपीयर इन मंथ ऑफ मई। तो वो है कि जो बड होती है ना, आपको बताया था ना, क्राउन बड जो मेन होती है जिससे फ्लावर बनता है, वो मई में दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें फ्लावर इनिशिएशन होती है। तो आपको पता है थर्मो पॉजिटिव, थर्मो नेगेटिव, थर्मो जीरो में मैंने बताया है कि फ्लावर इनिशिएशन के लिए टेम्परेचर कैसे कैसे होता है, ठीक है। 16 डिग्री में होता है थर्मो जीरो में, थर्मो पॉजिटिव में, तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो बड जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाती है मई के महीने में। फिर धीरे धीरे वो बड डेवलप होती है, फ्लावरिंग ब्लूमिंग जो पीक पे होती है वो होती है कब, ऑटम सीजन में, विंटर में। फिर मिट्टी कैसी चाहिए अगर क्राइजेंथेमम को उगाना है, तो मिट्टी ये तो सब में सेम होता है यार, सैंडी लॉम सॉइल होती है, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें पोरोसिटी बढ़िया होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली ड्रेन्ड होनी चाहिए सॉइल, ठीक है। और पीएच आप देख लो, कुछ जगह पे पीएच 6.5 से 7 दिया होगा, कुछ रिसोर्सेज में 6 से 7 है, और कुछ में 6.2 से 6.8 दिया है। तो देख लो 7 से कम पीएच हो सकता है, 7 से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं दिया है। 7 से कम 6.5 की रेंज भी हो सकती है, या 6.8 से 6.2। वेरी लाइट सॉइल नॉट रिकमेंडेड। वही है, देखो क्या होता है, जो ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है ना, वो भी ज़्यादा प्रेफर नहीं होती है। और अगर कोई ऐसी सॉइल हो जो पानी को रिटेन ही नहीं कर पा रही हो, जैसे सैंडी सॉइल है, जितना पानी डाल रहे हैं सब इसमें परकोलेट हो रहा है, तो वो सॉइल भी प्रेफरेबल नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सॉइल है वेल ड्रेन्ड रेड लोम सॉइल। फिर उसके बाद प्रोपेगेशन कैसी होती है, तो मैंने रूट शक्कर आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, उनको आप हटा के साथ में उनको एज अ डायरेक्ट प्रोपेगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप टर्मिनल कटिंग यूज़ करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनल कटिंग, ठीक है। आइडल कटिंग साइज़ कितना होना चाहिए, 4 से 6 सेंटीमीटर का साइज़ होगा। उसके बाद आईबीए मैंने बताया था ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जो ऑक्सिन कैटेगरी के होते हैं, वो रूटिंग इनिशिएट करने के लिए बढ़िया होते हैं। तो जो आईबीए है, ट्रेड नेम सिराडिक्स @2500 या 1000 ppm। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब एक इन द मिलियन बोलते हैं ना, 1 इन द मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। एक पार्ट है पर मिलियन में, ठीक है। जैसे परसेंट होता है 1/100, वैसे ही पार्ट पर मिलियन होता है 1/10⁻⁶। तो आप इस तरह देख लो। फिर माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं कुछ में। तो आपने ये क्या याद रखना है, रूट शक्कर याद रखना है, और साथ में टर्मिनल कटिंग से प्रोपगेशन होती है। बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग टर्मिनल कटिंग कब है, मिड जून से मिड जुलाई। और जो कटिंग आप लोगे 4 से 6 सेंटीमीटर की आइडल साइज होगा, और जून से जुलाई इसका टाइम है बेस्ट टाइम कटिंग लेने का। और कटिंग आपने टॉप की टर्मिनल कटिंग लेनी है, मिडल पोर्शन से नहीं लेनी है। फिर वही है रूटिंग मीडिया, कौन कौन सा रूटिंग मीडिया आप यूज़ कर सकते हो, परलाइट, सिबैगनम, पीट मॉस मोस्ट कॉमन फॉर रूटिंग। तो आज मैंने एक बुक है हॉर्टिकल्चर, बेसिक हॉर्टिकल्चर की शेयर की है ग्रुप में, ड्राइव में भी ऐड कर लिया है।
उससे आपने ये जो नर्सरी मैनेजमेंट है और रूटिंग मीडिया के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो रूटिंग मीडिया से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और ये आपके सिलेबस में भी है एसओ के। फिर है नोट, यूरिया इज नॉट अप्लाइड इन क्राइजेंथेमम एज इट कॉज फाइटोटॉक्सिसिटी। तो यूरिया फर्टिलाइजर क्राइजेंथेमम में हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है प्लांट में। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, उसको ना यूज़ करो आप, उसकी जगह पे आप कुछ और कर लो, केएन यूज़ कर लो नाइट्रोजन के सोर्स के लिए। B9 अलार 0.25%, इसको फॉस्फोन डी बोलो, रिडक्शन ऑफ प्लांट हाइट। तो जो ये है B9 अलार हो गया, फॉस्फोन डी क्या करता है, ये प्लांट की हाइट को रिड्यूस करता है। जो क्राइजेंथेमम का प्लांट है उसकी हाइट को रिड्यूस कर देगा और बेटर साइज के ब्लूम प्रोड्यूस करेगा ड्वार्फ प्लांट के। देखो क्या होगा, एक चीज होगी, या तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी या तो आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़िया होगी। तो जब तक आपका प्लांट ही बढ़ रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, पत्ते आ रहे हैं, तब तक ब्लूम में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी ना, ब्लूम फॉर्मेशन में उतना ध्यान नहीं दे पाएगा प्लांट। तो जब उसका हाइट आप रिड्यूस कर दोगे जल्दी जल्दी से, जितनी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ करवा दोगे, फिर आप बढ़िया क्वालिटी के ब्लूम पे फोकस कर सकते हो। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो B9 अलार, फॉस्फोन डी वगैरह, ठीक है। फिर है रूट शक्कर, तो फोटो में दिखाया था ना मैंने, ठीक है। अंडरग्राउंड पोर्शन जैसे मेन रूट है, ठीक है, इधर से ही रूट शक्कर, फिर यहाँ से ये बाहर चले जाते हैं, यहाँ इसका अपर पोर्शन डेवलप होता है पूरा, जैसे आपका छोटा सा प्लांट का स्प्राउट है वैसे आता है, और अंडरग्राउंड इसकी रूट होती है। तो इसको हटा लेते हैं और इसको हम एज अ प्रोपिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। रूट शक्कर अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो ये स्टेम पार्ट से अराइज होता है और इसको सेपरेट करेंगे, कब करेंगे, जनवरी के टाइम। तो जैसे आपको दिखेगा कि शक्कर आ गया है, उसको हम हटा देते हैं जनवरी के टाइम। रेगुलर पिंचिंग करनी चाहिए हमें क्राइजेंथेमम में, ठीक है। फर्स्ट पिंचिंग अप्रैल में करेंगे, सेकंड पिंचिंग मई में करेंगे, थर्ड पिंचिंग जून, अप्रैल मई जून। तो देखो लगातार पिंचिंग हो रही है हर मंथ में। आफ्टर थर्ड पिंचिंग, जब जून में तीसरी पिंचिंग हो जाएगी, कटिंग्स आर टेकन फ्रॉम दीज मदर प्लांट। तो ये बोला है कि जैसे आपका प्लांट ग्रो कर गया है, ठीक है, फिर आप उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो पहले आपका मेन स्टेम है, ठीक है, उसमें पिंचिंग करेंगे, फर्स्ट पिंचिंग, फिर लेटरल राइज होंगे, सेकेंडरी पिंचिंग, टर्शरी। फिर जब आपकी पिंचिंग प्रॉपर हो जाएगी, प्रॉपर ब्रांचिंग आ जाएगी, बुशी आ जाएगा प्लांट, तब क्या करना है आपने, फिर आप टर्मिनल कटिंग को ले सकते हो। और कटिंग की जो हाइट है 4 to 6 सेंटीमीटर आइडल होती है, और जो आइडल टाइम है कटिंग लेने का वो जून जुलाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो टर्मिनल कटिंग को लेने का टाइम जून जुलाई बेस्ट है, ठीक है। फिर रेगुलर पिंचिंग आप अप्रैल के महीने से पिंचिंग करना शुरू कर दो। शक्कर को कब लेते हैं आप, जनवरी में, ठीक है। फिर जब पिंचिंग प्लांट में रेगुलरली करोगे, ठीक है, अप्रैल में कर दी फर्स्ट पिंचिंग, मई में कर दी दूसरी बार, जून में कर दी तीसरी बार, फिर तो ये मंथ आ जाएगा ना जून जुलाई का, जो आपका बेस्ट मंथ है कटिंग लेने का। फिर आफ्टर जब 3 पिंचिंग हो जाएगी जून में, तो कटिंग ले लेंगे हम मदर प्लांट से, ठीक है। फिर ये देख लो यहाँ लिखा है मैंने छोटा सा, शक्कर जनवरी में लेंगे, ठीक है। फिर बोला है कि इस शक्कर को प्लांट करेंगे आप जनवरी, फरवरी, मार्च में। ये वो बोला है कि जैसे प्रोपेगेशन करनी है ना अपने शक्कर से, तो जनवरी में आपने सेपरेट किया, उसको प्लांट किया, फिर प्लांट की ग्रोथ जब हो जाएगी उसमें पिंचिंग कर दो, फर्स्ट पिंचिंग, सेकंड पिंचिंग, थर्ड पिंचिंग कर लो, ठीक है। फिर एक बार आपका मंथ आ गया ना प्रॉपर जून जुलाई का, जो बेस्ट मंथ होता है कटिंग को लेने का, तो उस दौरान आप कटिंग भी ले सकते हो। प्लांटिंग टाइम, इट इज शॉर्ट डे, तो आपको पता है शॉर्ट डे प्लांट है, सो नॉर्मली इनिशिएट एंड फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू दिसंबर। तो देखो शॉर्ट डे कब होते हैं, सर्दियों के टाइम होते हैं ना शॉर्ट डे सिचुएशन, तब मिलती है। जैसे इसको शॉर्ट डेज मिलने शुरू हो जाएंगे तो इसकी फ्लावर इनिशिएशन हो जाएगी, और इसकी जो फ्लावर इनिशिएशन है सितंबर से दिसंबर में होती है अंडर साउथ इंडिया में, ठीक है। हैंस प्लांटिंग ड्यूरिंग अप्रैल मई रिकमेंडेड। तो अगर आप प्लांटिंग इसमें अप्रैल से मई में करोगे, ठीक है, प्लांटिंग टाइम अप्रैल से मई रखोगे, तो आपको फिर क्या है, सितंबर दिसंबर आते आते ही उसकी जो बड है, ठीक है, वो डेवलपमेंट हो जाएगी, फ्लावरिंग इनिशिएट हो जाएगी, और फिर आपको वही जो सिचुएशन है कि कब आपको साउथ इंडिया में फूल चाहिए होते हैं, सर्दियों में चाहिए होते हैं, तो वो सिचुएशन में आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी।
फिर मई जून प्लांटिंग रिजल्ट वेल डेवलप्ड प्लांट विद गुड फ्लावर। तो देख लो थोड़ा एक महीने लेट भी आप प्लांटिंग कर सकते हो, ठीक है। मई प्लांटिंग रिजल्ट हाईएस्ट कट फ्लावर, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है कि अगर आप मई में प्लांटिंग करते हैं तो कट फ्लावर की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कुछ बुक में जून जुलाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अप्रैल मई भी है, जून जुलाई भी है, तो याद करने के लिए मैंने ये लिखा है अप्रैल मई भी है, जून जुलाई भी है। फिर देख लो रिज प्लांटिंग कर सकते हैं। रिज प्लांटिंग जैसे आलू की होती है, रिजेस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कटिंग क्या है, उसको आप एट 30x30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग में प्लांट कर दो। तो जैसे ये रिज बनाई है, यहाँ पे एक रिज है इस तरह से, ठीक है। रिज एंड फरो पता है ना क्या होता है, इस तरह का शेप देता है ये देखने से साइड से। तो ये होती है रिज, ये होती है फरो। तो इस तरह से रिज फरो बना दो। तो बोला है कि दोनों के बीच स्पेस रो टू रो 30 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट भी 30 सेंटीमीटर है। तो एक कटिंग से दूसरी कटिंग के बीच आप 30 सेंटीमीटर का गैप रखो इस तरह से। तो बेस्ट प्लांट पॉपुलेशन, तो बोला है कि जो बेस्ट जो प्लांटिंग डेंसिटी है 1 मीटर स्क्वायर में 32 कटिंग लगाओ, वो बेस्ट है, ठीक है। फिर रूटेड कटिंग प्लांटेड एट, फिर ये कुछ और स्पेसिंग है कि जो कटिंग है उसको आप प्लांट कर सकते हो 30x30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे, जो मैंने आपको भी बताया। तो लार्ज फ्लावर कल्टीवर जो होते हैं जिनके बड़े बड़े फूल आते हैं जैसे चंद्रमा है, उसको आप 30x30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग में करो। फिर कुछ बुक में बोला है कि अगर आपने शक्कर प्लांट करने हैं, ठीक है, मैंने बताया था रूट शक्कर को भी एज अ प्रोपेगेशन आप यूज करोगे, तो 30x20 की स्पेसिंग में करोगे। एक शक्कर यहाँ लगा लो, दूसरा शक्कर इधर लगा लो, और ये प्लांट टू प्लांट कितनी स्पेसिंग होगी, दोनों शक्कर के बीच 20 सेंटीमीटर बोला है। तो जो ये सेकंड नंबर की स्पेसिंग होती है वो प्लांट टू प्लांट होती है, फर्स्ट नंबर की रो टू रो होती है। अब एक रो शक्कर की ये लगा ली, दूसरी रो जब लगाओगे दोनों रो के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर बाकी तो फिर अगर आपने फिर डेंसिटी निकालनी है वो डिपेंड करता है आप कौन से मेथड में लगा रहे हो, ठीक है। कौन सा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं लगाने के, स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देख लो कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि अगर स्टैंडर्ड वैरायटी है तो आप 15x15 की स्पेसिंग में भी लगा सकते हो, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग में लगा सकते हो। और इसमें क्या आपके 45 प्लांट आएंगे पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। जब आपने 10x15 की स्पेसिंग में लगाओगे कभी, तो आपके कितने 67 प्लांट आएंगे पर मीटर स्क्वायर में। और जो बेस्ट प्लांटिंग डेंसिटी है वो है 32 कटिंग, मतलब 32 प्लांट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेस्ट माना गया है। 30x30 की स्पेसिंग में आप लगाओगे, ठीक है, रिज प्लांटिंग करो, और बेस्ट जो डेंसिटी है वो होगी 32 प्लांट पर मीटर स्क्वायर या 32 कटिंग। तो रूटेड कटिंग आर प्लांटेड एट 30x30 सेंटीमीटर में, कब, इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे भी देखो प्लांटेशन का महीना जुलाई बताया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो आपने देखो पढ़ा है ना, अप्रैल मई भी पढ़ा है, फिर कहीं पे आप जून जुलाई भी पढ़ोगे। बिफोर प्लांटिंग रूट ऑफ शक्कर डिप्ड, तो जब आप शक्कर को प्लांट करोगे तो जो उसकी रूट होती है शक्कर की, उसको आप डिप करोगे किसमें, वेट सिरेशन, ठीक है, 0.1% एगालोल। इससे क्या होता है, विल्ट से प्रोटेक्शन मिलती है, कई बार विल्टिंग हो जाती है फंगस वगैरह की वजह से। फिर नेक्स्ट है 90,000 से 1 लाख 1.10 लाख के अराउंड जो शक्कर होते हैं वो यूज होते हैं 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग करनी हो अगर, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। फिर इरिगेशन देख लो, अर्ली नीड वाटर फर्स्ट 2 वीक ट्वाइस अ वीक। तो बोला है कि जो शुरू के 2 हफ्ते है उसमें आप 2 बार इरिगेशन करोगे 1 हफ्ते में, ठीक है। बट जब 2 हफ्ते निकल जाएंगे फिर थोड़ा पानी की कम जरूरत है तो आप 1 बार भी कर सकते हो इरिगेशन हफ्ते में, ठीक है। तो क्राइजेंथेमम की जो रूट होती है वो सेंसिटिव होती है वाटर लॉगिंग की, तो आपको पता होना चाहिए क्राइजेंथेमम की जो रूट है वो सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग के लिए। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपने याद रखने हैं कि कौन सेंसिटिव है कौन रेजिस्टेंट है, ठीक है। सॉल्ट के लिए कौन सेंसिटिव है कौन सा रेजिस्टेंट होता है। अब कुछ तो आपको पता है ना, जैसे बोगनविलिया वगैरह उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हार्डी होती है, उनको नहीं ज़्यादा फर्क पड़ता है पानी वगैरह का। तो जो क्राइजेंथेमम है उसमें ज़्यादा पानी अगर ज़मीन में होगा तब आपको क्या प्रॉब्लम होगी, वाटर लॉगिंग की। बट अगर पानी कम है तो उसको वो टॉलरेट कर लेता है।
तो देखो क्राइजेंथेमम अगर ओवर वाटरिंग हो, ज़्यादा पानी हो, जमा हो गया हो पानी, उसको ये झेल नहीं पाता है। जबकि अगर पानी कम है वो चलेगा, उसका कोई इशू नहीं है। ऑर्किड में भी ऐसा था ना, ज़्यादा वाटर लॉगिंग को झेल नहीं पाता है, बट अगर वाटर स्ट्रेस हो तो थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लेता है। फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र देख लो, हैवी फीडर होता है। हैवी फीडर का मतलब है इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑर्किड में नहीं थी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत ना, इसमें है। तो 25 टन FYM, टन मैंने बताया ना, ऐसे याद करना, थैंक यू। ये 100 kg के बराबर होता है क्विंटल, और टन 1000 kg के बराबर होता है। तो 250, 120, ठीक है। डोज आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 25 नहीं होगी, ये भी शायद 250 ही होगी, इसको आप देख लेना। तो वही आपको मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन की हाफ डोज होती है प्लस फुल डोज P&K फर्टिलाइज़र, उनको हम स्टार्टिंग में बेसल डोज की तरह यूज़ करते हैं, और जो आधा नाइट्रोजन है वो 30 दिन के बाद करेंगे जब शक्कर की प्लांटिंग कर दोगे, 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग ऑफ शक्कर। तो इसका मैंने बताया था क्यों ऐसा करते हैं, लेक्चर को सीक्वेंस में देखो। लीचिंग हो जाती है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की, इसीलिए उसको स्प्लिट डोजेज करते हैं। तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होते हैं उनको आप स्प्लिट डोजेज में देते हैं, उसके अलावा P&K को आप एक ही बार में डालते हैं सारा। तो ये कुछ जगह पे ये रेशो बताई है 20-20-10 पर मीटर स्क्वायर, ये रेशो होगी NPK की। PGR, प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग 3rd मंथ, ठीक है। तो देखो जब प्लांटिंग आप कर लोगे ना तो क्या होगे, 3 महीने के बाद फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग 3rd मंथ ऑनवर्ड। तो जो जिब्रेलिक एसिड है 50 ppm, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लावर की इल्ड को इंक्रीज करता है। तो कब आपने देना है, जैसे आपने आज प्लांट कर दिया, 30 दिन के बाद दो, 40 दिन के बाद दो, 60 दिन के बाद दो। तो ये इस तरह से इसको आप अप्लाई कर सकते हो जिब्रेलिक एसिड को, ठीक है, अलग अलग दिन में। उससे क्या होगी, फ्लावर की यील्ड इंक्रीज होगी। फिर बाकी तो ये मैंने बताया आपको, अलार और B9 क्या करता है, प्लांट के साइज को कम करता है। जब प्लांट का साइज कम होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ जल्दी खत्म हो जाएगी, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब फ्लावर की डेवलपमेंट और बढ़िया होगी। तो ड्वार्फिंग इफेक्ट को डालता है कौन, B9 और अलार। फिर साद है, अगर 2000 से 4000 ppm इसको यूज करोगे आफ्टर डिसबडिंग, रिड्यूस स्टेम लेंथ, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, स्टेम की लेंथ, जो ये मेन स्टेम की लेंथ है उसको रिड्यूस करेगा। थिक शॉर्ट स्टेम विद क्वालिटी ब्लूम, तो फ्लावर का कलर, वेस्ट लाइफ इंक्रीज होगी। देखो कोई स्टेम है, कट फ्लावर के लिए यूज करना है आपने, तो स्टेम की ग्रोथ अगर कम हो गई, ठीक है, देखो पहले आपकी ऐसे को हाइट बढ़ती है, उसके बाद हॉरिजेंटली, फिर मोटापा बढ़ता है। स्टेम में आपकी, ठीक है, बड़ा सा आप फूल को सपोर्ट कर रहे हो, तो स्टेम भी तो उसकी प्रॉपर चाहिए, नहीं तो टॉपल हो जाएगी अगर वीक स्टेम होगी। तो जो साद है इसको अप्लाई करेंगे जब डिसबडिंग वगैरह कर लेते हैं ना आप, साइड की जो बड है उसको हटा देंगे ताकि लेटरल की ग्रोथ ना हो। ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि हमें सिंगल फूल बढ़िया क्वालिटी का मिले। तो डिसबडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, साद को अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, एक ऑप्टिमम हाइट जब अटेन हो जाएगी ना इस स्टेम की, उसके बाद सारा फोकस इसकी थिकनेस इंक्रीज होने में होगा, प्रॉपर थिकनेस होगी इम्प्रूव, ठीक है। फिर इसका जो फ्लावर है उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर होगी, उसका कलर प्रॉपर आएगा, तो ये फ्लावर के कलर को भी एनहेंस करता है साद। तो फ्लावर का कलर प्रॉपर होगा, वेस्ट लाइफ इंक्रीज होगी इससे। तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा के पॉइंट की लिखा है, थिक शॉर्ट स्टेम, तो छोटी मोटी स्टेम बनेगी इससे, विद क्वालिटी ब्लूम, ठीक है, क्वालिटी फ्लावर होंगे और वेस्ट लाइफ बढ़िया होगी। फिर स्पेशल प्रैक्टिस है, अब इसको तो ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। पिंचिंग, ठीक है, पिंचिंग को स्टॉपिंग बोलते हैं। इसको क्यों करते हैं हम, ताकि अपवर्ड जो वर्टिकल ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाए, वो रुक जाए और लेटरल ग्रोथ ज़्यादा आए। ओनली सॉफ्ट वेजिटेटिव शूट टिप, तो जब पिंचिंग करते हैं तो जो आपकी टिप होती है ना उसको आप उंगली से प्लक करते हैं। तो मोस्टली जो 1.5 से 3 सेंटीमीटर का जो टॉप का पोर्शन है उसको रिमूव कर देते हैं, टॉप की बड, ठीक है, ताकि ऊपर को ग्रोथ ना जाए। पिंचिंग इज असेंशियल इन स्मॉल फ्लावर्ड क्राइजेंथेमम, ठीक है, स्प्रे क्राइजेंथेमम। तो देखो वही बोला है कि अगर आपका स्प्रे क्राइजेंथेमम का मतलब होता है बुश, इस तरह की शेप लानी हो, तो इस तरह की शेप कब आएगी, जब आपकी लेटरल ग्रोथ अराइज होगी। वो कब होती है, जब आप बीच की जो मेन ग्रोथ है उसको
पिंच आउट कर लेते हो इसको। फिर जब लेटरल ग्रोथ आएगी, इसको भी टॉप की बड को पिंच आउट कर लो, ठीक है, टॉप का जो पोर्शन है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग उसको पिंच आउट कर लो। फिर फर्दर जो इसकी बड होगी इस ब्रांच की, उसकी ग्रोथ आएगी लेटरल। तो इस तरह से आपकी बुशी अपीयरेंस बनती है और उसको स्प्रे क्राइजेंथेमम बोलते हैं। तो जब तो सिंगल स्टेम था तो फूल आएगा, एक बड़ा फूल होता था, बट अगर बुशी ग्रोथ है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, साइज छोटा होता है। तो ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। स्मॉल फ्लावर्ड क्राइजेंथेमम, तो स्मॉल फ्लावर्ड किस में होते हैं, स्प्रे में। एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें क्या होते हैं, लार्ज फ्लावर होते हैं। मोस्टली पिंचिंग डन एज 14 से 21 डे आफ्टर प्लांटिंग। जब आप प्लांटिंग करोगे ना, उसके 14 से 21 दिन के बाद जनरली पिंचिंग आप करते हो। और कब करोगे, जब प्लांट आपका 8 से 10 सेंटीमीटर बड़ा हो गया होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। मोस्टली 2 पिंचिंग करते हैं क्राइजेंथेमम में। फर्स्ट पिंचिंग करेंगे 3 हफ्ते बाद, प्लांटिंग के 3 हफ्ते बाद, जब 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी और 3 से 4 पत्ते आ जाएंगे। तो ये प्लांट है, 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, 3-4 पत्ते आ गए, तब आपने पहली प्लांटिंग की। कब, 3 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते कितना होता है, 21 दिन के बाद। सेकंड पिंचिंग आप करोगे 5 हफ्ते बाद, ठीक है, 5-7 35 दिन के बाद आफ्टर प्लांटिंग। तो देख लो, ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से कंपाइल किया हुआ है मैंने। पॉसिबल क्वेश्चंस है ये सारे। तो देखो, एक जगह पे तो सिंपल लिखा है 14 से 21 दिन के बाद करो, और इसमें जो लेंथ है, इसमें जो हाइट है प्लांट की, वो भी डिफरेंट बताइए, 8 से 10। जबकि एक रिसोर्सेज है उसमें बोला है 2 पिंचिंग करो 3 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते बाद जब 15 से 20 सेंटीमीटर का हाइट होगा प्लांट का, 3-4 पत्ते आए होंगे पेयर में, ठीक है, 3 पेयर आए होंगे पत्तों के, या 4 पेयर आए होंगे, और साथ में दूसरी पिंचिंग 5 हफ्ते बाद करो। और इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें मैंने मंथ वाइज बताया था, ठीक है, फर्स्ट पिंचिंग किस मंथ में, दूसरी किस में, तीसरी किस में। और तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। पिंचिंग से क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ फ्लावर स्टेम इन प्लांट। तो जब तक पहले तो ऐसे एक ही जा रही थी बीच वाली, जब पिंचिंग कर देंगे तो इधर से भी स्टेम आ जाएगी, फिर इसकी पिंचिंग कर देंगे फिर और इसमें स्टेम आ जाएगी। तो जो इसमें फूल आएगा, इसमें फूल, तो देखो कहाँ एक फूल आना था, अब आपके इतने सारे फूल आ गए। तो क्या है, फ्लावरिंग स्टेम जो है वो उसका नंबर इंक्रीज किया। फिर ये फ्लावरिंग की डेट, ब्लूम की क्वालिटी को भी आपका इम्प्रूव करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। तो अगर आपको लेट ब्लूमिंग चाहिए, लेट, तब भी कई बार पिंचिंग कर देते हैं, ठीक है। अगर ब्लूम की क्वालिटी को आपने चेंज करना हो तब पिंचिंग करते हैं। फिर 2 टाइप की होती है पिंचिंग, सॉफ्ट पिंचिंग, हार्ड पिंचिंग। तो जो सॉफ्ट पिंचिंग होती है, बाय दिस पिंचिंग स्टॉप सॉफ्ट टिप ऑफ शूट अलोंग विद 2-3 ओपन लीव आर रिमूव्ड। इसमें क्या हो जाता है, जैसे ये प्लांट है ना आपका, ठीक है, ये आपकी मान लो स्टेम है, एक पिंचिंग आपने यहाँ कर ली मान लो मेन स्टेम पे, इसको स्टॉपिंग बोलते हैं। अब जो लेटरल आई उसमें आपने पिंचिंग करनी है। तो इसमें पिंचिंग कैसे करते हैं ना, 2-3 पत्ते लेंगे टॉप के और उसको सिंपल पिंच करेंगे। सॉफ्ट पोर्शन जो होते हैं, टिप होती है ना जो टॉप की, उसको पिंचिंग करते हैं। जबकि जो हार्ड पिंचिंग होती है इसमें थोड़ा लॉन्ग पोर्शन पिंच करते हैं। तो रिमूव लॉन्गर पोर्शन अप टू हार्ड शॉप। तो टॉप की सॉफ्ट पत्ते हटा रहे हैं तो उसको सॉफ्ट पिंचिंग बोलते हैं, और थोड़ा सा और लॉन्गर पोर्शन हटा रहे हैं हार्ड एरिया तक, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पिंचिंग बोलते हैं। सिंगल पिंचिंग डन इफ 2 फ्लावर डिजायर्ड। 2 फूल अगर चाहिए हो तो आप सिंगल पिंचिंग करो। जैसे ये आपकी शूट है, ठीक है, आपको 2 फूल चाहिए होंगे, ठीक है, ये पिंचिंग कर दो, एक इधर से ले लो फ्लावर, एक इधर से ले लो। अब डबल पिंचिंग, अगर आपको 4 फूल चाहिए होंगे तो एक पिंच ये कर लो, जब ये शूट अराइज हो जाएगी तो इसमें पिंचिंग कर लो, फिर यहाँ से आएगी शूट, ठीक है। तो कहाँ फ्लावर आएंगे, फिर इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें, तो कितने 4 फूल आए। फिर स्प्रे की बात कर रहे हो तो स्प्रे कैसे डेवलप करना है हमें, तो स्प्रे डेवलप करने के लिए पिंचिंग करनी चाहिए। स्मॉल टू मीडियम न्यूमरस फ्लावर प्रोड्यूस, स्प्रे टाइप के क्राइजेंथेमम होते हैं, उसमें क्या होते हैं, एक तो बहुत सारे फूल आते हैं, ठीक है, स्मॉल से मीडियम साइज के होते हैं। सो 2 पिंचिंग करनी होती है हमें टू एनकरेज लेटरल ग्रोथ। तो देखो भाई, कुल मिला के आपको समझ आ गया होगा क्या कंसेप्ट है। स्प्रे में पिंचिंग करते हैं, हार्ड पिंचिंग होती है, सॉफ्ट पिंचिंग होती है। एक बार पिंचिंग करो, 2 बार करो, 3 बार भी कर सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा बार पिंचिंग करोगे और लेटरल ब्रांचेस मिलेगी और आपके फ्लावर स्टेम बनेगी। थंब रूल क्या है, रूटेड कटिंग पिंच्ड 2 वीक आफ्टर प्लांटिंग
और 100 डेज बिफोर फुल ब्लूम। तो ये लिखा है कि जो कटिंग होती है उनको आप पिंच करो, प्लांटिंग के 2 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हो। तो 14 से 21 दिन था ना, तो 2 हफ्ते हुआ ना, 14 दिन। फिर देख लो डिसबडिंग। तो डिसबडिंग और डी शूटिंग आपको पता है, आपकी ये मेन स्टेम है, यहाँ की बड हटा रहे हो आप। तो ये कब करते हो, जब आपको सिंगल स्टेम चाहिए हो, बड़ा फूल चाहिए हो, लेटरल नहीं चाहिए हो। तो देखो इज रिड्यूस नंबर ऑफ ब्रांच, अगर आपने नंबर ऑफ फ्लावरिंग ब्रांच को रिड्यूस करना है। डिसबडिंग एंड डी शूटिंग इज डन टू रिड्यूस नंबर ऑफ ब्रांच फॉर इम्प्रूविंग साइज, बड़ा फूल लेना हो, ठीक है, फॉर्म प्रॉपर खूबसूरत फूल लेना हो तब करते हैं। डन टू गेट लार्ज फ्लावर ऑफ डेकोरेटिव टाइप क्राइजेंथेमम। तो जो डेकोरेटिव टाइप का क्राइजेंथेमम है, कैसा होता है डेकोरेटिव, ग्लोब्यूलर होता है, बॉल की तरह की, फ्लैट होता है, बताना जरा कमेंट में। लार्ज फ्लावर लेने हैं स्टैंडर्ड टाइप। तो जब आपने स्टैंडर्ड टाइप की ग्रोथ लेनी हो तब आप डिसबडिंग करेंगे, जब आपने स्प्रे टाइप की लेनी हो तो आप पिंचिंग करेंगे, ठीक है। डी शूटिंग होता है जितनी भी एक्स्ट्रा अनवांटेड शूट है, ठीक है, ग्रोथ हो कोई भी, उसको हटा दो। फिर डिसबडिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्राइजेंथेमम इज डन अबाउट 29th शॉर्ट डे। तो ये एक लाइन है एज इट इज, इसको याद करना। तो जब शॉर्ट डे आना शुरू हो जाएंगे, रिएक्शन टाइम शुरू हो गया, तो जो 29वां दिन होता है ना, उस दौरान आप डिसबडिंग करोगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड में करते हैं ना हम डिसबडिंग, वो कब करेंगे, बाय रिमूविंग लेटरल एंड रिटेन टर्मिनल बड। तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, कट फ्लावर आपने लेना है तो क्या करेंगे, डिसबडिंग में लेटरल जो बड है उसको हम रिमूव कर देते हैं। स्प्रे इज इजी बिकॉज हेयर ओनली वन लार्ज एपिकल बड इज डिसबडिड। स्प्रे में बोला डिसबडिंग इजी है, तो ये पता किस डिसबडिंग की बात करें, जो पिंचिंग करते हैं ना हम टर्मिनल की, उसमें भी एपिकल बड रिमूव करते हैं ना हम। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि एपिकल बड रिमूव करे, तो ये भी तो डिसबडिंग ही हुई। तो वो कहने का मतलब है इसका, हेयर ओनली वन लार्ज एपिकल बड इज डिसबडेड एंड ऑक्सिलरी बड जो होती है साइड की, उसको हम अलाउ करेंगे। तो एपिकल बड किस में हटाते थे हम, पिंचिंग में हटाते थे ना, तो ये पिंचिंग ही है, ठीक है। फॉर टेकिंग 3 ब्लूम, अगर हमें एक प्लांट से 3 फूल चाहिए, 3 ब्लूम चाहिए, तो हमें 3 लेटरल जो बड है उसको अलाउ करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको, जैसे ये आपने पिंचिंग कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि आपको 3 फूल चाहिए बढ़िया खूबसूरत से, तो क्या करेंगे, 3 बड को अलाउ करेंगे ग्रो करने के लिए। इस पे बड़ा फूल आएगा, इस पे बड़ा फूल आएगा, इस पे बड़ा फूल आएगा, ठीक है। अब इस पे बड़ा फूल चाहिए होगा तो जो ये आपकी ब्रांच जाएगी ना बड से, इसमें भी तो साइड में बर्ड्स होगी, तो वो जो साइड की बर्ड है वो भी आपने हटानी है, उसकी डिसबडिंग करनी है, ताकि सारी एनर्जी इस फ्लावर की डेवलपमेंट में जाए। फिर वही है, फॉर टेकिंग 1 ब्लूम पर प्लांट, अगर आप चाहते हो कि एक प्लांट है इस तरह, उसमें आपको 1 ब्लूम मिले, तो ऐसा किस में होता है, स्टैंडर्ड टाइप में होता है ना ऐसा। तो उस टाइम आपको पिंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप पिंचिंग करते हो, यहाँ से काटते हो टॉप की एपिकल बड, तभी तो लेटरल की ग्रोथ होती है। जब आप इसको ही नहीं हटाओगे तो सारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी ग्रोथ में, ठीक है। तो आपने कोई पिंचिंग नहीं करनी है। तो आई होप आपको एक एक लाइन समझ आ रही होगी। डिसबडिंग कब करते हैं, अक्टूबर के महीने में करते हैं। मैलिक हाइड्राजाइड है, ठीक है, क्विजेंथिन है, इसको भी हम यूज़ करते हैं डिसबडिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब साद हो गया 2000 से 4000 ppm। अगर डिसबडिंग जब आपने कर ली उसके बाद अगर आप साद को डालो तो क्या होगी, हाइट बढ़ना रुक जाएगी, मोटापा बढ़ेगा स्टेम का, थिक हो जाएगी स्टेम, और जो फ्लावर का कलर बढ़िया आता है, एनहेंस फ्लावर कलर और वेस्ट लाइफ। फिर डी सकरिंग, डी सकरिंग तो वही है, जहाँ शक्कर है वहाँ डी सकरिंग भी होगी। तो जब वेजिटेटिव फेज होता है, प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है, तो पत्ते आ रहे हैं उस टाइम, स्टेम की ग्रोथ बढ़िया हो रही है, तब क्या होता है, कई बार जो शक्कर होते हैं, रूट के शक्कर, वो भी साथ साथ में ग्रो करते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है शक्कर भी ग्रो करते रहते हैं। अब इतने सारे शक्कर ग्रो कर ले मान ले, तो क्या होगा, सारी एनर्जी इनकी ग्रोथ में भी, तो ये भी तो एनर्जी खा रहे हैं, तो प्लांट के लिए एनर्जी कम जा रही है ना बढ़िया ग्रोथ के लिए। तो कई बार क्या है, जब ज़रूरत नहीं है उन शक्कर को आप हटा दो, उसको बोलते हैं डी सकरिंग। तो क्या है, फॉर प्रॉपर विगरस, तो अगर आपको प्रॉपर विगर चाहिए, प्लांट का बढ़िया ग्रोथ चाहिए, तो शक्कर शुड रिमूव्ड,
ठीक है। विदाउट डी सकरिंग प्लांट लूज विगर, अगर आप डी सकरिंग नहीं करते हो तो आपके प्लांट की वो ग्रोथ जो होती है, विग्रस ग्रोथ, बढ़िया ग्रोथ है, वो नहीं हो पाती है और आपका प्लांट स्ट्रॉन्ग दिखने की बजाय नाजुक वीक दिखता है, ठीक है। फिर स्टेकिंग, स्टेकिंग आपको पता है भाई, जब प्लांट ग्रो करेगा, हाइट टॉल ग्रो करेगा तो क्या होगा, स्टेम टॉपल कर जाती है, ठीक है, टॉपल कर जाती है क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आपने साथ डाल के कर दी, उसके अलावा भी आपको स्टेकिंग करनी पड़ती है। तो जो बैम्बू की लकड़ी होती है ना, उसको ऐसे घुसा देते हैं ज़मीन में और बांध देते हैं स्टेम के साथ। तो क्या करेंगे हम, बैम्बू स्टिक फॉर वर्टिकल सपोर्ट टू कीप प्लांट इरेक्ट एंड मेंटेन प्रॉपर शेप। तो वही है कि स्टेकिंग इसमें करते हैं। अब रेटूनिंग, जैसे आपने हार्वेस्ट कर दिया प्लांट को, ठीक है, जैसे आपने फ्लावर ले लिया हार्वेस्टिंग के लिए, जितनी आपको कट स्टेम चाहिए थी, तो लोअर पोर्शन है 15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। और फिर आपकी ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे आपकी रूट्स वगैरह है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो ये जो लोअर पोर्शन रह गया है ना, ये स्टम्प पोर्शन, यहाँ से फिर आपकी स्प्राउट्स अराइज होते हैं और आपको दोबारा एक बार मौका मिलता है, आप हार्वेस्टिंग करो। तो इसको रेटून क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्राइजेंथेमम में रेटून क्रॉप भी लेते हैं टू गेट 4 मंथ एक्स्ट्रा क्रॉप। तो शुरू के 6 महीने में हम मेन क्रॉप लेते हैं, फिर 4 महीने हम रेटून क्रॉप को ले सकते हैं। फिर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना लास्ट टाइम, शिनरिन सुकुरी, ठीक है। तो ये जापान में ना बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग करते हैं और अलग अलग शेप बनाते हैं। तो अम्ब्रेला की तरह शेप बनाया था, फिर वो कैस्केड दिखाया था, झरने बनाए थे। तो वही है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग करके क्या आप स्टैंडर्ड, अगर आपको स्टैंडर्ड लेना हो, सिंगल फ्लावर लेना हो, ठीक है, बेटर शेप का अट्रैक्टिव एक्स्ट्रा लार्ज फूल लेना हो, स्टैंडर्ड का मतलब, कट फ्लावर का मतलब, लार्ज फ्लावर, एक जैसा है ये तीनों, ठीक है, लार्ज फूल लेने हो क्राइजेंथेमम के, तो क्या हम कोशिश करेंगे कि एक प्लांट में हम एक ही फूल ले, ठीक है। अगर ज़्यादा लेने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फूल तक लो आप एक प्लांट में, तो 1 से 3 ब्लूम एक प्लांट में लो, तब आपको बड़े साइज का फूल मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड की तरह एज अ कट फ्लावर की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। फिर दूसरा बुश, स्टैंडर्ड होता है, एक स्प्रे होता है, ठीक है। तो स्प्रे टाइप में क्या होता है, आपको लेटरल को ग्रो करने देते हो, बुशी बना देते हो प्लांट को और आपको छोटे छोटे साइज के फूल मिलते हैं। स्मॉल फ्लावर चाहिए आपको क्राइजेंथेमम के, तो आपने इस तरह प्लांट को ट्रेन करना है ताकि उसकी अपीयरेंस ऐसी आई जैसे बुश होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिंचिंग करनी पड़ेगी ना। तो ये पिंच कर दो, स्टॉपिंग बोलते हैं जिसको, अगर मेन स्टेम पे पिंचिंग करते हैं उसको स्टॉपिंग टर्म बोलते हैं। तो मतलब इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, टर्मिनल, फिर आपकी लेटरल आएगी। फिर यहाँ पे देख लो, अगर आपको इतनी ही बूस्ट चाहिए नॉर्मल तो ओके, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो इसकी भी आप सॉफ्ट पिंचिंग कर लो, और ज़्यादा बुशी अपीयरेंस आएगी, और ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस आएगी, ज़्यादा फ्लावर आएंगे। एक सॉफ्ट पिंचिंग होती है, एक हार्ड पिंचिंग है। तो जो सॉफ्ट पिंचिंग होती है वो करते हैं आउटर और लोअर ब्रांच में, ठीक है, और जो हार्ड पिंचिंग होती है वो करते हैं सेंट्रल और हायर ब्रांचेस में। फिर कैस्केड फॉर्म देख लो, आपको दिखाया था वाटरफॉल की तरह पिक्चर दिखाई थी ना मैंने, जापान में करते हैं। द प्लांट को ट्रेन करेंगे कैसे, कैस्केड की तरह लगेगा, वो वाटरफॉल का इफेक्ट देगा, ठीक है। स्टेम इज ट्रेंड, उस जो स्टेम होती है ना मेन स्टेम, उसको इस तरह ही ट्रेन करते हैं प्रॉपरली, जैसे ऐसे होगी वो उगी हुई, उसको इस तरह से ट्रेन कर देंगे, ठीक है। फिर उसकी बुश वगैरह को प्रॉपर बनाएंगे और एंड में उसके फूल इस तरह से आएंगे, पूरा ऐसा लगेगा झरना है। स्टेम इज ट्रेंड टू बेंड डाउन अबव द रिम ऑफ कंटेनर। तो जो भी आपका कंटेनर है इस तरह का, ये इसकी रिम होती है, यहाँ अगर आपने लगाया है तो इस तरह से उसको ट्रेन कर देंगे रिम के ऊपर, ठीक है। तो झरने की तरह शेप देते हैं इनको। कॉनिफर, तो आपकी जो प्लांट को इस तरह भी ट्रेन कर सकते हो, कॉनिफर की तरह ऐसे, ठीक है। क्रिसमस ट्री देखा होगा आपने। फिर स्टेकिंग पिंचिंग इंपॉर्टेंट है इसमें, अपवर्ड ग्रोथ हो रही है ना, तो स्टेकिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बाकी पिंचिंग तो चाहिए, कोई भी आपने शेप बनानी हो, कोई झरने की तरह बनाना, कॉनिफर की तरह बनाना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब बुशी ग्रोथ होगी, तो बुशी ग्रोथ के लिए पिंचिंग ज़रूरी है। फैन की फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। तो वही है कि ऐसा लगेगा जैसे पंखा है। फिर एक ये शिनरुन सुकुरी पढ़ लिया था हमने, इन दिस स्टाइल प्लांट के इस तरह डिज़ाइन करेंगे
कंसेंट्रिक रिंग की तरह आए। आपने देखा था ना कल इस तरह से रिंग, ठीक है, सेम सेंटर, तो वो कैसा लग रहा था, अम्ब्रेला जैसा लग रहा था, ठीक है। तो उसमें 1000 ब्लूम एक प्लांट पे आप ले सकते हो। तो इसमें लिखा है 200 से 300 ब्लूम एक प्लांट में ले सकते हो। तो मल्टीपल ब्लूम्स आते हैं, कुछ बुक में 1000 तक भी लिखा है, कहीं 200 से 300। इसकी हाइट देख लो इतनी रहेगी, और डायमीटर जो आप छतरी की तरह बना रहे हो ना इस तरह से फूल, फोटो देख लेना, तो उसका डायमीटर इतना हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग है। तो देख लो क्राइजेंथेमम को आप बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। चाहे स्टैंडर्ड करो, चाहे स्प्रे फॉर्म में करो, फिर चाहे सिनरिन सुकुरी जैपनीज करते हैं, कैस्केड झरना बनाओ, आप इसका कॉनिफर टाइप शेप दो, इसको पंखे की तरह शेप दो। फिर वीडिंग, वीडिंग कैसे, हाथ से वीडिंग करो, ठीक है। जब जब आपकी वीड विजिबल हो आप वीडिंग करते रहो, ठीक है। चलो मुझे बताओ, वीड एज अ वीड कौन सी स्पीशीज है क्राइजेंथेमम की, हार्वेस्टिंग कब करेंगे, फ्लावर आर हार्वेस्टेड 3 मंथ आफ्टर डे ऑफ प्लांटिंग एट इंटरवल ऑफ 4 डेज। तो जैसे आपने प्लांट किया 3 महीने जब हो जाएंगे तब आप हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दो, हर 4 दिन के बाद, ठीक है। फॉर डेकोरेशन या माला बनानी हो अगर, तब हमें क्या चाहिए, लूज फ्लावर चाहिए। माला जब बनाते हैं ना, देखो लूज फ्लावर होता है जो ऊपर का पोर्शन है, जो कैपिटलम है, उसको ही हार्वेस्ट करेंगे। कट फ्लावर होता है अलोंग विद स्टेम, ठीक है। तो जब आपने माला बनानी हो तो आपने लूज फ्लावर लेना है, ठीक है। तो लूज फ्लावर हम कब करते हैं हार्वेस्ट, जब फुली ओपन होता है। तो मोस्टली जो लूज फ्लावर होते हैं वो फुली ओपन स्टेज में ही हार्वेस्ट करते हैं। तो माला बनाना हो, फ्लोरल डेकोरेशन करना हो, तो फुली ओपन फ्लावर को प्लक करेंगे हम, ठीक है, विद और विदाउट पेडंकल। तो जो देखो ये फूल है, इसमें ये नीचे जो ये पोर्शन होता है इसको पेडंकल बोलते हैं, ठीक है। पेडंकल होता है पेडिसल, पेडिसल सिंगल फूल को बोलते हैं। और ये तो पूरा फ्लावर हेड है, ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली का फ्लावर हेड है ये, ठीक है। तो इसमें पेडंकल टर्म यूज होगी। तो आप उसके बगैर भी हार्वेस्ट कर सकते हो। मेन क्रॉप जो होती है 6 महीने की होती है, और टोटल क्रॉप 10 महीने की होती है। तो 10 महीने की कैसे होती है, 6 महीने की मेन क्रॉप, 4 महीने की आप रेटून क्रॉप ले लो। जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाए फिर उसको कट कर दो ग्राउंड लेवल से 15 से 20 सेंटीमीटर अबव, फिर आपकी स्प्राउट्स आएगी, फिर उससे आपको रेटून क्रॉपिंग मिलेगी। देयर फोर रेटून क्रॉप टेकन फॉर 4 मंथ, मतलब देर आफ्टर रेटून क्रॉप लेंगे, ठीक है। ईल्ड स्टार्ट फ्रॉम 3 to 4 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। बोला है कि जो तीसरा महीना है तब आपको फूल मिलना शुरू हो जाएंगे। चौथे महीने मिलेंगे, 5वें महीने मिलेंगे, 6ठे महीने मिलेंगे। फिर उसके बाद आप कट कर दो प्लांट को पूरा 15 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल से। फिर अगले 4 महीने में आपको फिर रेटून क्रॉप मिलेगी। किस तरह का शेप है फ्लावर का, उसके बेस पे हार्वेस्टिंग बताई है। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड जब आपने लेना हो तो स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, लॉन्ग स्टेम होनी चाहिए और आपको सिंगल फूल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ब्लूम हो एक प्लांट में, ठीक है। तो इस तरह का प्लांट है, एक मान लो ये ले लो, एक ये ले लो, और एक ये, 3 फूल है मान लो। तो कब करेंगे हम हार्वेस्ट स्टैंडर्ड के केस में, 2 to 3 रो ऑफ रे फ्लोरेट परपेंडिकुलर टू फ्लावर स्टॉक। तो जैसे ये डिस्क फ्लोरेट होता है और ये रे फ्लोरेट होती है बाहर वाली। तो बोला है कि जब रे फ्लोरेट की 2 या 3 जो रो होती है ना वो बढ़िया खुल जाती है, और वो जो आपकी जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक उसके परपेंडिकुलर दिखने लग जाए। तो जब ये पूरा खुल जाएगा ऐसे प्रॉपर और स्टेम के साथ 90 डिग्री के एंगल पे खुल जाएगा, तब इसको हार्वेस्ट करेंगे हम। स्प्रे में आपको पता है कि एक ही प्लांट पे बहुत सारे फूल होंगे, ठीक है, मल्टीपल फ्लावर होंगे। तो अगर बहुत सारे फूल है तो 50% में अगर कलर बढ़िया डेवलप हो जाएगा ना, तब इसको हार्वेस्ट करेंगे। कब, अगर आपने दूर की मार्केट में ले जाना है, और अगर नज़दीक की लोकल मार्केट में ले जाना है तो देखना है आपने, अगर 2 फूल खुल गए हैं ना और बाकियों में कलर आया हुआ है तब आप हार्वेस्ट करोगे। कुछ बुक में लिखा है फ्लावर खुल जाएंगे बट पोलन शेड नहीं हुआ होगा, तो ये लाइन भी ध्यान रखो। तो क्राइजेंथेमम के केस में स्प्रे वैरायटी को हार्वेस्ट करने के लिए कुछ बुक में ये लाइन एज इट इज दी है कि जब फूल खुल जाए बट बिफोर शेडिंग ऑफ पोलन, फूल खुला होगा बट पोलन नहीं झड़ा होगा, तब हार्वेस्ट करना है। फिर पॉट मम, अब आपको पता है पॉट मम्स क्या होता है। तो पॉट मम कब करेंगे हार्वेस्ट हम, जब जो फूल होते हैं वो या तो
कुछ खुले होंगे या पूरे खुले होंगे, ठीक है। स्प्रे मम्स की बात करेंगे तो जब 2/3 से 3/4 ओपन स्टेज पे होंगे फूल। स्टैंडर्ड मम्स की बात करेंगे तो जब 3/4 से फुल ओपन स्टेज, तो ऐसे याद रखो, जैसे ये है ना, हाफ है, फिर 2/3 है, 3/4 ओपन स्टेज है, फिर फुली ओपन स्टेज है। 4 स्टेजेस बताई है ना इसमें, हाफ ओपन, फुली ओपन हो गया, 2/3, 3/4 ओपन है। तो हाफ से फुली ओपन किस केस में है? पॉट मम्स के केस में स्टेजेस है ये, ठीक है। फिर 2/3 से 3/4 ओपन स्टेज किस में है? स्प्रे के केस में, स्प्रे मम्स। और स्टैंडर्ड के केस में कौन सा है? 3/4 से फुली ओपन। तो इस तरह के फ्लो चार्ट से याद हो जाएगा आपको। फिर ये कुछ हार्वेस्टिंग स्टेजेस दी है यहाँ पे, तो हर बुक का मैंने एक जगह इंक्लूड कर दिया है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट हार्वेस्टिंग स्टेज दी है, ठीक है, हर बुक में। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। तो डेकोरेटिव, आपको पता है डेकोरेटिव कैसा होता है, ठीक है। इन कर्व भी होती है, अंदर की पेटल, बाहर की रिफ्लेक्स्ड होती है। सेम जो इंटरमीडिएट है वो भी ऐसा ही होता है, अंदर की पेटल उसमें इन कर्व होती है, बाहर की रिफ्लेक्स होती है, बट ये ग्लोब्यूलर शेप में ग्रो करता है और ये दिखता है फ्लैट। तो डेकोरेटिव, जब पेटल इन सेंटर ऑफ द टॉप मोस्ट फ्लावर ऑलमोस्ट फुली डेवलप व्हेन सेंटर ऑफ ओल्डेस्ट फ्लावर फुली ओपन। तो यही बोला है, जो पेटल होती है ना इसमें सेंटर में, ठीक है, वो खुल जाए, ये बोला है, ऑलमोस्ट फुली डेवलप हो जाए। फिर कट फ्लावर के केस में देख लो, सिंगल है, तो सिंगल आपको पता है कैसे होता है सिंगल फ्लावर। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर ओपन बट बिफोर पोलन शेड फ्रॉम डिस्क फ्लोरेट आउटरो। तो सिंगल केस में ये बोला है कि जब जो मैक्सिमम फूल है पहले बड स्टेज में था, ठीक है, डिस्क फ्लोरेट छुपी हुई थी, प्रॉपर खुल जाए ये, ठीक है, रे फ्लोरेट प्रॉपरली ओपन हो जाए, ठीक है, डिस्क देखना शुरू हो जाए। बट जो डिस्क में पोलन बनेगा ना, तो वो पोलन शेड नहीं होना चाहिए। फिर एनीमोन के केस में, एनीमोन आपको पता है इसकी डिस्क फ्लोरेट कैसी होती है, साइड से ये ऐसे दिखता है, इस तरह से, ठीक है। पेटल इसकी फ्लैट होती है बट उभरी हुई डिस्क होती है, क्योंकि ट्यूब्स होती है बनी हुई, तो उस वजह से। बिफोर सेंट्रल कुशन ऑफ टॉप मोस्ट फ्लावर ऑलमोस्ट फुली डेवलप। तो वही बोला है कि जब ये सेंट्रल जो डिस्क है, ठीक है, कुशन इसका बात कर रहे हैं, सेंट्रल जो कुशन है, ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लावर का, जैसे ये प्लांट है, जो टॉप का फ्लावर होगा उसका जो सेंट्रल कुशन है वो फुली डेवलप हो जाए, ठीक है। एक लैंग्वेज ये दी हो सकती है, या ओपन हो जाए बट सेंट्रल कुशन जो होता है वो बिगिन टू इलोंगेट, कि मतलब फूल खुला हो और जो सेंट्रल का जो कुशन है, जो डिस्क फ्लोरेट है, वो इलोंगेट होना शुरू हो जाए, ट्यूब बनाता है वो बनी हो, डेवलप प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि ट्यूब प्रॉपरली बनी नहीं हो, डिस्क फ्लोरेट प्रॉपर डेवलप नहीं हो, आपने हार्वेस्ट कर दिया। तो यही है कि खुला हो फूल और जो सेंटर है उसका वो जस्ट बिगिन टू इलोंगेट, मतलब उसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाए, ठीक है। फिर वही है, अलग अलग लैंग्वेज है, जितना याद रख सकते हो देख लो। स्टैंडर्ड वैरायटी में एक लैंग्वेज ये हो सकती है कि जब 40 से 50% जो ब्लूम है वो फुली ओपन हो। फिर ड्वार्फ में देख लो, ठीक है, ये लिखा हुआ है इतने % खुल जाए, स्प्रे में इतने % खुल जाए। और ये जो ऊपर लैंग्वेज थी स्टैंडर्ड, सिंगल, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बार बार मैंने लिखी हुई है रिवाइज करने को। बाकी वही है कि पेपर का लेवल किसी को नहीं पता किस लेवल का आ जाए। और जो ये हैंड रिटन नोट्स है, इसमें एक ही जगह पे आपको हर तरह की लैंग्वेज मिल जाएगी, बाकी आप खुद डिसाइड करो आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सारा, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट सब कवर है। स्टैंडर्ड सिंगल को कब आपने करना है हार्वेस्ट, स्प्रे को कब करना है, पॉम्पोन और डिस्क। तो ये देख लो, पॉम्पोन को कब हार्वेस्ट करते हैं, डेकोरेटिव की तरह ही करेंगे। तो डेकोरेटिव को यहाँ लिखा भी है मैंने, पॉम्पोन को भी इसी टाइम हार्वेस्ट करते हैं। तो जब सेंटर जो होता है ओल्डेस्ट फ्लावर का फुली ओपन होगा, तो फूल है जो सबसे पुराना है उसका सेंटर पूरा जो डिस्क फ्लोरेट है वो पूरी दिखने लग जाए। तो वो कब दिखेगी, जब पेटल आपकी ऐसे खुलेगी प्रॉपर बाहर को, तभी तो बीच की डिस्क दिखेगी। तो वही है। स्प्रे को कब हार्वेस्ट करोगे, जब फूल, स्प्रे को हम लूज फ्लावर की तरह भी यूज कर सकते, जब फूल आपका खुल जाएगा प्लस पोलन रिलीज नहीं होना चाहिए। तो देख लो स्प्रे में लिखा भी है, ये देखो, फ्लावर ओपन बट बिफोर शेडिंग ऑफ पोलन। और कुछ बुक में ये लिखा है कि जब 50% जो आपका फ्लावर है वो कलर आने लग जाए, अगर दूर की मार्केट में ले जाना है और अगर नज़दीक की मार्केट में ले जाना है तो देख लेना कि जब 2-4 फूल खुल जाए तब कर लो, ठीक है, बाकियों में कलर आया होना चाहिए।
एनीमोन को कब हार्वेस्ट करोगे, एनीमोन का जो डिस्क फ्लोरेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो जब उसकी जो वेन खुल जाएगा फूल प्रॉपरली और जो सेंट्रल डिस्क फ्लोरेट है वो इलोंगेट होने लग जाएगी, मतलब उभरने लग जाएगी, सेमी सर्कल शेप बनाता है ना, पढ़ाया था ना मैंने। तो जब ये सेमी सर्कल शेप बनना शुरू हो जाएगी, पॉट मम, स्प्रे मम, स्टैंडर्ड मम कब हार्वेस्ट करते तो वो देख लो, ठीक है। फिर जनरली हार्वेस्टेड इन मॉर्निंग, वही है कि सुबह के टाइम हार्वेस्ट कर दो, ये तो सबके लिए बढ़िया रहता है सुबह शाम का टाइम ना। इससे क्या होता है, जो गर्मी की वजह से जो फ्लावर होता है वो ज़्यादा विल्ट नहीं होता है। फ्लोरल प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट 25 ppm यूज़ करेंगे हम। सिल्वर नाइट्रेट कॉज ब्लैक स्पॉट ऑन क्राइजेंथेमम, तो ये भी देख लो। इल्ड, तो देखो जो मेन क्रॉप लेते हैं शुरू के 6 महीने में, वो ईल्ड देती है आपको 9 से 10 टन पर हेक्टेयर। टन का मतलब मैंने बता दिया आपको 1000 kg होता है, तो 9000 से 10,000 किलो, ठीक है, 1 हेक्टेयर से मिलता है। और फिर आगे 4 महीने हम रेटून क्रॉप लेते हैं तो उससे भी 4 से 5 टन मिल जाता है। स्प्रे की केस में देख रहे तो स्प्रे में आपको 1 लाख स्टेम मिलती है 1 हेक्टेयर में, तो पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है, 90,000 से 1.10 लाख बताया था ना, तो इतनी स्टेम मिलेगी आपको, ठीक है, 1 हेक्टेयर से, मतलब इतने फूल मिलेंगे। ईल्ड फॉर लूज फ्लावर, लूज फ्लावर के केस में देखी जाए ईल्ड तो कितनी, 8 से 15 टन, ठीक है, 8 से 15 टन पर हेक्टेयर। तो कट फ्लावर आर कलेक्टेड इन ट्रे कंटेनिंग कोल्ड वाटर, इसमें ट्रे बता दिया, थोड़ा हाई फाई यूज कर दिया है। हम उसको हार्वेस्ट करने के बाद बाल्टी में डुबोते तो थे पानी के, ठीक है, उससे लेटेंट हीट रिमूव हो जाती थी, बस लैंग्वेज बदल गई है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा एडवांस बता दिया है भाई, फैसिनेटिंग सा लग रहा है ना थोड़ा, बाकी कंसेप्ट सब सेम है, वही सेम कंसेप्ट है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग, ठीक है, तो ग्रेडिंग अब किस तरह से ग्रेड है डिफरेंट डिफरेंट, तो देखो ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, तो जो स्टैंडर्ड है उनको ग्रेड किया गया है ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो में, जबकि जो स्प्रे है उनको ग्रेड किया गया है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है। ये किस बेस पे ग्रेडिंग होती है, जो क्वालिटी क्या है, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी जो स्टेम है उसकी क्वालिटी, फिर आपका फूल है वो किस क्वालिटी का है, उस बेस पे। जो डच मार्केट है, स्प्रे ग्रेड, एक्स्ट्रा ग्रेड एंड शॉर्टर ग्रेड, तो डच मार्केट में ये इस तरह की ग्रेड्स है। पैकिंग, लोअर लीफ अप टू 15 से 20 सेंटीमीटर, टाइप ऑफ एंड बंडल्ड इनटू यूनिट ऑफ 5 स्टेम एंड सिक्योर्ड विद रबड़ बैंड। जब आप पैकिंग करोगे, ठीक है, तो जो लोअर लीफ होती है, जो आपकी स्टेम है उसकी जो लोअर लीफ है 15 से 20 सेंटीमीटर में, उसको हटा दो और उसको बंडल बना के रखो। जो कट फ्लावर है उसकी जो स्टेम है उनकी बंडल बनाओ, एक बंडल में कितने 5 स्टेम होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसमें रबड़ बैंड लगा के उनको इकट्ठे रहेंगे वो। बल्क पैकिंग करनी हो अगर तो क्या करना है आपने, 10, 15, 20 स्टेम के भी बंडल बन सकते हैं, तो छोटे छोटे बंडल भी बना सकते हो, 5 स्टेम है जिसमें, और बड़े बंडल भी बना सकते हो। स्टोरेज, क्राइजेंथेमम कैन स्टोर्ड, तो क्राइजेंथेमम को स्टोर करने का टेम्परेचर क्या है, 0.5 डिग्री, तो 0.5 डिग्री पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं 6 से 8 हफ्ते के लिए, 1.5 से 2 महीने के लिए। और कुछ जगह पे 0 से 3 डिग्री भी दिया है कुछ बुक्स में, तो 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं 3 से 6 हफ्तों के लिए। तो एक पिंचिंग का टाइप है ये रोल आउट पिंचिंग, ठीक है, तो ये कब करते हैं, शॉर्ट प्लांट में। रोल आउट पिंचिंग इज डन इन शॉर्ट प्लांट। टेम्परेचर फॉर ट्रक शिपमेंट, आपने प्रॉपर उसकी पैकिंग कर ली, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रक का टेम्परेचर है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया होना चाहिए वो, ठीक है। बाकी और स्टोरेज करना चाहो अगर आप, तो आप 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर सकते हैं 12 से 15 दिन के लिए, ठीक है, अराउंड 2 वीक। टेम्परेचर कुल मिला के ना सेम ही होता है, 0.5 भी दिया हो सकता है, 0 से 3 डिग्री सेल्सियस भी, और 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस भी, तो रेंज ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंडर आ रहा है सारा टेम्परेचर। पॉट मम्स कैन बी स्टोर्ड, जो गमलों में लगाते हैं, ठीक है, उनको आप स्टोर कर सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस पे 2 हफ्ते के लिए। तो अभी तक मैक्सिमम 4 डिग्री तक चले गया टेम्परेचर इसका, ठीक है, 0.5 डिग्री से शुरू हुआ है।
पल्सिंग सोल्यूशन, तो पल्सिंग सोल्यूशन में सुक्रोज कम होता है, 2 से 5% होता है। एन आइडियल बड ओपनिंग सोल्यूशन, अगर कभी बड स्टेज पे आपने हार्वेस्ट किया है, ठीक है, फिर उसको अगर आप इस सोल्यूशन में डिप करोगे उस स्टेम को, तो बड ओपन होने में हेल्प मिलती है। तो 8 HQC@200 ppm और 2% सुक्रोज आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर होल्डिंग, अगर आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक आप क्राइजेंथेमम को एज इट इज़ रख पाए मेंटेन करके, तो 2.5 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हो। तो 0 से 3 डिग्री सेल्सियस के अंडर ही रेंज है मैक्सिमम, ठीक है। ट्रक में अगर आपने स्टोर करना है तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, गमले में लगाया है आपने तो आप 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर कर सकते हैं 2 हफ्तों के लिए। फिर कुछ रिसोर्सेज में लिखा है लॉन्ग होल्डिंग, अगर आप ज़्यादा टाइम तक क्राइजेंथेमम को होल्ड करना चाहते हो तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस है। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट को भी हम यूज़ करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में ऐड होता है ना सिल्वर नाइट्रेट। एडिशन ऑफ 2% सुक्रोज टू सिल्वर नाइट्रेट इज़ बेनिफिशियल, तो ये घुमा फिरा के वही लाइनें बताई है, ठीक है। बाकी आपको पता है जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है उसमें 2% सुक्रोज होता है, 8 HQC होता है, ठीक है, AgNO3 होता है। फिर वेस्ट लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो 12 से 20 दिन के लिए। एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, तो एक तो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के हिसाब से ग्रेडिंग की थी। तो एक ये है, इसमें देख लो पैरामीटर स्टेम लेंथ, तो स्टैंडर्ड जो होते हैं स्टैंडर्ड ना वो ऐसे होते हैं ना, लॉन्ग स्टेम होती है उसकी बड़ा फूल होता है, तो इसमें 88 से 100 सेंटीमीटर की स्टेम की लेंथ होगी, ठीक है। 30 ग्राम पर स्टेम ऑफ 90 सेंटीमीटर, तो वही है कि जो 90 सेंटीमीटर की जो स्टेम होती है ना, 30 ग्राम वेट होता है उसका, तो लंबी स्टेम होगी। फूल कितने होंगे, एक फूल होगा, ठीक है, एक बड़ा फूल होगा स्टैंडर्ड में। ओनली 1 फ्लावर विद 5 बड। फिर स्प्रे की बात करें तो स्प्रे में तो ऐसे छोटे छोटे स्टेम्स होती है, तो जो ये स्टेम होती है इसकी 75 से 88 सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है और 30 ग्राम इसका वज़न होता है, ठीक है। जो 85 सेंटीमीटर की स्टेम होगी 30 ग्राम उसका वज़न होगा और मिनिमम में 10 फूल होंगे एक प्लांट पे, ठीक है, 5 से 8 बर्ड्स होगी। तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड में हम एक फूल मेंटेन करते हैं, कुछ जगह पे 1 से 3 भी लिखा हुआ है। तो जब आप बिना रट्टा मार के सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ते हो ना, तो आपको याद रह जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ड्वार्फ वैरायटी जिनको गमलों में लगाते हो, ठीक है, वो और छोटी होती है, तो उसमें 25 से 38 सेंटीमीटर की स्टेम होती है और 30 सेंटीमीटर की स्टेम का जो वज़न होता है 15 ग्राम के अराउंड होता है और 10 से 12 फूल होते हैं। तो ये भी बुशी होता है, ठीक है, गमले में फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, स्प्रे में भी फूल छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है उसमें एक फूल होता है बड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, 1 से 3। एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एक ही फूल है। पेस्ट एंड डिजीज़, प्लांट प्रोटेक्शन का पूछ रहे थे बच्चे की कहाँ से करें, तो प्लांट प्रोटेक्शन मैंने हर क्रॉप में थोड़ा थोड़ा बताया है। देखो आपको क्या पता होना चाहिए, पेस्ट इस तरह से पढ़ा करो, पेस्ट डिजीज़, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो पेस्ट का नाम पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए, और अगर वायरल है, ठीक है, वायरस के थ्रू कोई डिजीज़ हो रहा है तो उसका वेक्टर पता होना चाहिए आपको। फिर एक एक जो जनरल जो कॉमनली यूज़ करते हैं ना, जैसे कैराथेन करते हैं किसी के केस में, किसी के केस में आप मेटासिस्टॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डाइमिथोएट करते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, तो एक एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना पढ़ो पहले, बेसिक एटलीस्ट इतना तो आपको आए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में फिर बाद में जा सकते हो आप, बट जितना टाइम हमारे पास कम है ना उस हिसाब से सबसे बेस्ट यही है। ड्राइव में मैंने नोट्स बना रखे हैं और जो मैं आपको लेक्चर करवा रही हूँ हर लेक्चर में पेस्ट डिजीज़ को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना टाइम है भी नहीं है। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए। अब जैसे पेस्ट एंड डिजीजेस देख लो, किसके, क्राइजेंथम के, ठीक है। प्री मैच्योर बडिंग हो सकती है इसमें, पेटल बर्न होता है, जो इसकी पंखुड़ियाँ है रे फ्लोरेट की वो ब्राउनिश ब्राउनिश जला हुआ सा लगता है, वो बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था ना
एक फ्लावर कराया था मैंने, उसमें लिखा था इसमें बोरोन डेफिशिएंसी को इसमें कंसीडर मत करो, नोट कराया था मैंने, ठीक है। तो वो किस में बताया था मैंने, तो वो मुझे बताना, तो आपको पता भी लग जाएगा आपका रिवीजन कैसा हो रहा है। क्रुक्ड नेक, ठीक है। क्रुक्ड नेक क्या होता है, जो आपकी जो मेन स्टेम है वो ऐसे टॉपल डाउन हो जाए। बेंडिंग ऑफ नेक इन विंटर, तो किस वजह से होता है ये, अगर डे और नाइट टेम्परेचर जो डायरनल टेम्परेचर होता है उसमें वेरिएशन हो जाए। तो मैंने आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया ना, दिन का कितना चाहिए, रात का कितना। अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाता है, सर्दियों में बेंट नेक हो जाता है, किसमें, क्राइजेंथेमम में। फिर कई बार जो फॉलिएज होती है, इसके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, इसके पत्ते हाईली लोब्ड सिंपल लीव्स होती है, कंपाउंड लीव भी हो सकती है, उसमें क्या हो जाती है, ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज कलर के हो जाते हैं, कांसे की तरफ उसकी कलर हो जाता है, तो वो होता है लेड की डेफिशिएंसी। ब्लीच्ड पेटल, कई बार क्या होता है, जो पेटल होती है उसका कलर उड़ जाता है, ठीक है, खूबसूरत नहीं रहती है वो, कलरफुल नहीं होती है। वो कब होता है, जब आपका फूल बन रहा है, ठीक है, फ्लावरिंग जब हो रही है प्रॉपर, तो उस दौरान अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तब। क्विलिंग ऑफ पेटल, ठीक है, क्विलिंग ऑफ पेटल किस वजह से होती है, टेम्परेचर अगर लो हो या आपने स्टोरेज उसको कम टेम्परेचर पे किया है। देखो डेकोरेटिव की शेप अगर आपको पेटल की इस तरह चाहिए, लो टेम्परेचर पे नैरो नैरो बिल्कुल क्विलिंग हो जाती है उसकी, ठीक है, तो ये भी बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। आपको फूल चाहिए डेकोरेटिव का और आपकी पेटल में क्विलिंग हो जाए तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा भी है, क्विलिंग और क्रूकिंग लो टेम्परेचर की वजह से होता है। तो जो ये क्रूक्ड नेक हो गया, क्विलिंग हो गया, इसको मैंने इस तरह से किया है, इससे मुझे याद रह जाएगा, दोनों टेम्परेचर की प्रॉब्लम से हो रहा था। फिर ब्लीच्ड पेटल है और जो ब्रैक्ट बड है, दोनों क्या हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा था। तो ब्लीच्ड पेटल भी हाई टेम्परेचर जब फ्लावरिंग के टाइम होगा तब होगा, और जो ब्रैक्ट बड है वो क्या होगा, जब डे टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो हमने पढ़ा है ना 10 से 27 डिग्री का टेम्परेचर, जब थर्मो पॉजिटिव, थर्मो ज़ीरो, थर्मो नेगेटिव करवा रही थी। क्राउन बड, इनसफिशिएंट लाइट इंटेंसिटी। फिर कल्टीवर, बागी और रतलाम सिलेक्शन है, उसमें मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस आती है, दो या दो से ज़्यादा डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो सकती है ये, बागी और रतलाम सिलेक्शन। फिर कुछ डिजीजेज है, विल्टिंग की प्रॉब्लम होती है इसमें, तो विल्टिंग किस वजह से होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से। स्टेम रॉट किस वजह से होती है, फ्यूजेरियम सोलेनाई की वजह से। पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, रस्ट होता है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए वेटेबल सल्फर हम यूज़ करते हैं, रस्ट, ठीक है। सेप्टोरिया लीव स्पॉट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेप्टोरिया लीव स्पॉट हमने इसी क्रॉप में पढ़ा है, क्राइजेंथेमम में सीरियस डिजीज है। इसके लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है पंजाब गोल्ड, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है ये। रस्ट की प्रॉब्लम होती है इसमें। बैक्टीरियल ब्लाइट एरविनिया की वजह से होता है, ठीक है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट एरविनिया की वजह से होता है। रूट रॉट फंगस की वजह से होता है, पिथियम, फाइटोप्थोरा। अब जो फंगल डिजीजेज होते हैं उसमें देखो देखो कुछ फंगस में ऊस्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ऊस्पोर होते हैं उसमें मैंकोजिब यूज करते हैं, मैंकोजेब। जिसमें भी ऊस्पोर बनते हैं उसमें मैंकोजेब यूज करते हैं, ठीक है। फिर बाकियों में कार्बेंडाजिम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फंजीसाइड है। फिर CO2 कंसंट्रेशन, कट फ्लावर, जो क्राइजेंथेमम को जब हम पॉली हाउस में ग्रो करते हैं तो CO2 का लेवल 600 से 900 ppm मेंटेन करते हैं। फिर ये देख लो कुछ डिजीज वायरॉइड की वजह से हुआ है, कुछ एफिड की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये एफिड है ना, एफिड, एफिड क्या करेंगे, जब इन्फेक्ट करेंगे क्राइजेंथेमम को तो वायरस को स्प्रेड करते हैं। तो जो वायरल डिजीजेज होते हैं ना क्राइजेंथेमम में, उनका वेक्टर आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा डिजीज है जिसमें वेक्टर इन्वॉल्व है पता होना चाहिए। तो क्राइजेंथेमम में जो वायरल डिजीज है वो एफिड कॉज करवाता है, ठीक है। फिर वायरॉइड की वजह से क्राइजेंथेमम स्टंट, ठीक है, ये हो जाता है, क्राइजेंथेमम की स्टंटिंग हो जाती है, वायरस और वायरॉइड भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये देख लो। फिर वही है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है क्राइजेंथेमम में। पेस्ट, एफिड है, पेस्ट सीरियस क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, वायरल डिजीज को भी स्प्रेड कर रहा है। माइट है, थ्रिप्स है, ठीक है। अब कैरेथिन हो रहा था यूज, ठीक है। फिर अकेरीसाइड यूज होता है, पेस्टिसाइड। तो मुझे बताओ कैराथेन किस में यूज होता है और
अकेरीसाइड किस में यूज़ होता है, फिर लीफ माइनर हो गया, ठीक है, टोमेटो अस्पर्मी वायरस, तो ये वायरस है वो किस में है, क्राइजेंथेमम में होता है, ठीक है। फिर इनहेरिटेंस है, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वही है कि देखो पिंक और वाइट कलर जो है वो क्या है, ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। पिगमेंट देख लो, एंथोसाइनिन है पिगमेंट, ठीक है। मोस्ट प्रेफर्ड कलर फॉर कट फ्लावर वाइट एंड येलो। लाइट वेजिटेटिव ग्रोथ जब हो रही होगी ना, तब आपको अप टू 4 to 5 वीक ऑफ प्लांटिंग, जब स्टार्टिंग में प्लांटिंग लगाई उससे शुरू के जो 4-5 हफ्ते है, ठीक है, जब तक प्लांट 50 से 60 सेंटीमीटर का नहीं हो जाता, ठीक है, 50 से 60 सेंटीमीटर का नहीं हो जाता, तब तक उसमें क्या है, लॉन्ग डे, ठीक है, ये चाहिए होता है 13 घंटे की लाइट, 11 घंटे का डार्क पीरियड। फिर जब फूल आने हो, 5th-6th हफ्ता जब शुरू हो जाएगा ना प्लांटिंग से, तब से लेकर हार्वेस्टिंग तक प्रेफर होते हैं शॉर्ट डे, क्योंकि ये बढ़िया होती है फ्लावर बड इनिशिएशन, फ्लावर की ग्रोथ के लिए। तो शॉर्ट डे में देखो छोटे दिन है, लंबी रातें है, ठीक है, मतलब छोटा लाइट का पीरियड कम है 10 घंटे का, और अंधेरे का पीरियड ज़्यादा है 14 घंटे का। ग्रीन हाउस का फिर थोड़ा बहुत है, टेम्परेचर देख लो 16 से 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 85 और CO2 का लेवल 600 से 900 ppm। 5 से 7 सेंटीमीटर टर्मिनल कटिंग, तो देख लो प्रोपेगेशन टर्मिनल कटिंग को यूज़ करेंगे, उसको आप रूटिंग को इनिशिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसको आप PGR से, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ट्रीट करेंगे। ऑक्सिलरी शूट प्रोड्यूस बड, ठीक है, उसको क्राउन बड बोलते हैं, क्राउन बड प्रोड्यूस इन मई, तो वही बोला है जो क्राउन बड होती है, ठीक है, जो शूट होती है, ठीक है, वो क्राउन बड प्रोड्यूस करेंगे, उसमें फूल आता है। तो बताया था ना मैंने कि बड अपीयर कब होना शुरू हो जाएगा, मई में। उसके बाद फिर ऑटम के टाइम पे पीक फ्लावरिंग होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। फिर है डिसबडेड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो डिसबडिंग जहाँ लिखा होगा, डिसबडेड का मतलब है अगर ये आपकी स्टेम है, बड हटा रहे हो तो मतलब एक्सिलरी ग्रोथ नहीं होगी, तो कौन सी होगी, टर्मिनल ग्रोथ होगी। ऐसा किस में करते हैं हम, कट फ्लावर के लिए। तो कट फ्लावर मतलब जब आपको एक फूल एक स्टेम में चाहिए होगा, तो ये सिंगल, एनीमोन, इंटरमीडिएट, इनकर्व्ड, रिफ्लेक्स्ड में ज़्यादातर हम क्या करेंगे, सिंगल फूल लेने की कोशिश करते हैं। फिर नॉन डिसबडेड टाइप, जिसमें डिसबडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो डिसबडिंग अगर नहीं करोगे तो क्या बुशी ग्रोथ होगी ना, डिसबडिंग की जरूरत कहाँ नहीं पड़ेगी, जहां आपको ज्यादा फूल चाहिए तो बर्ड्स को रहने देंगे, ज्यादा फूल आएंगे। इन विच सेवरल और ऑल फ्लावर्स, ठीक है, एक स्टेम पे आप बहुत सारे फूल ले रहे हो, पॉम्पॉन, स्पून, इनमें आपको छोटे छोटे बहुत सारे फूल चाहिए, स्प्रे टाइप, ठीक है। फिर ये देख लो कुछ वैरायटी है, पूसा अनमोल जो है वो क्या है, थर्मो एंड फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी है, इसमें ना टेम्परेचर का फर्क पड़ता है ना सनलाइट का। ये 3 बार फ्लावरिंग करती है एक साल में, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च। तो देख लो इतनी अनमोल है कि 3 बार फ्लावरिंग दे रही है ये। येलो पिंक कलर के फूल होते हैं इसमें। पूसा सेंटेनरी, पीले कलर का फूल आता है और ये म्यूटेंट वैरायटी है। तो जो क्राइजेंथेमम की एक वैरायटी है थाइचिन क्वीन, उसमें जब गामा रेज म्यूटेशन की, मतलब गामा रे पास कराई तो म्यूटेशन हुई, उस म्यूटेशन से पूसा सेंटेनरी बनी। नेशनल क्राइजेंथेमम सोसाइटी इंग्लैंड में है। कितनी क्लासेस है क्राइजेंथेमम की, 13 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्राइजेंथेमम नॉन टू यूएसए वॉज डार्क पर्पल, इम्पोर्टेड बाय साइंटिस्ट जॉन स्टीव 1798। फिर एक्सपोर्ट की कुछ वैरायटी है इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड स्प्रे पॉटमम। अब आपको पता तो है ना स्टैंडर्ड की लेंथ कितनी चाहिए, एक फूल होना चाहिए, स्प्रे में 10 फूल होने चाहिए, पॉटमम में 10 से 12 फूल होने चाहिए। इसकी जो स्टेम है थोड़ी लंबी होती है स्प्रे की, पॉटमम की तो बहुत ही छोटी होती है, गमले में आ जाए बस। स्टैंडर्ड की वैरायटी डिग्निटी, डेट्रॉइट न्यूज़, ये याद रखो, वाइल्ड फायर, ऐसे बनाओ कि जो एक न्यूज़ चैनल है उसमें जंगल की आग का वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे, बहुत ही डिग्निफाइड चैनल है, कुछ भी बना लो। स्प्रे पार्लियामेंट, डेजलर, फ्लोरिडा मार्बल, ठीक है,
तो जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही डेजलिंग, बहुत ही सुंदर है, वो मार्बल से बनी हुई है, वो फ्लोरिडा से लाया है, कुछ भी बना लो। पॉटमम, फैंटेसी, अल्बर्ट, ठीक है, मैंड्रिन। फिर हार्वेस्टिंग टाइम कब है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। ऑफ कोर्स मई में फ्लावर बड दिखना शुरू हो जाएगी। फिर है कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज, जो है इम्प्रूव करती है 7 दिन तक। रोज क्राइजेंथेमम में प्रोटोएंड्री होती है, ठीक है। प्रोटोएंड्री का मतलब है जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर होता है। तो मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम और जो रोज है उसमें होती है प्रोटोएंड्री। MRC, मार्च, उसमें प्रोटोएंड्री होती है। और प्रोटोगाइनी, जिसमें स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव होता है, वो एंथूरियम में, पिटूनिया में। नेशनल क्राइजेंथेमम सोसाइटी इंग्लैंड क्लासिफाइड क्राइजेंथेमम इन 5 ब्रॉड ग्रुप। अब देखो जो क्राइजेंथेमम की ग्रेड है एज पर सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फ्लोरिस्ट USA में, तो ये है ग्रेड ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। तो जो ब्लू का है उसमें जो फ्लावर का जो डायमीटर है वो 140 mm था ना, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नपाई करेंगे 14 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। रेड में 121 mm का होगा, ग्रीन में 102 mm का होगा। और जो स्टेम की लेंथ है ब्लू ग्रेड में 76 सेंटीमीटर, रेड में 76 सेंटीमीटर, ग्रीन में 61 सेंटीमीटर और येलो में 60 सेंटीमीटर। न्यूली रिलीज्ड वैरायटी IIHR जो बेंगलोर में है, यहाँ से जितनी भी वैरायटी होती है उसमें अर्का लगता है। अर्का कीर्ति, अर्का चंद्रिका, अर्का येलो गोल्ड, अर्का चंद्राकांत। तो ये वैरायटी IIHR से आई है क्राइजेंथेमम की। फिर कुछ और वैरायटी है इंदिरा, कीर्ति, चंद्रकांत, ठीक है, बागी, बसंती। स्पोर्ट, देखो जो म्यूटेशन से डेवलप हुई है उसको स्पोर्ट बोलते हैं, नेचुरल म्यूटेंट। सोनार बांग्ला, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की म्यूटेशन से हुआ है, ठीक है। R वेंकट रमन, ठीक है। पॉम्पोन वैरायटी कौन कौन सी है? अप्सरा, बीरबल सानी। तो जो बीरबल सानी है वो पॉम्पोन वैरायटी है, ठीक है, गोल गोल ग्लोबुलर बॉल की तरह होती है, ठीक है। नो पिंच, नो स्टेकिंग वैरायटी कौन कौन सी है? अपूर्वा, अरुण कुमार, शरद कुमार, हल्दी घाटी, ठीक है। ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है? हिमांशु, ज्वाला, मागी, मेघदूत, हल्दी घाटी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नो पिंच, नो स्टेकिंग कौन सी है, ऑफ सीजन कौन सी है। कुछ नाम इतने अट्रैक्टिव है, बीरबल साहनी किसकी वैरायटी है, हल्दी घाटी किसकी वैरायटी है, शरद कुमार, अरुण कुमार, सोनार बांग्ला, रूपासी बांग्ला, ठीक है, स्नोबॉल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पौर्णमी, पौर्णमी भी तो इसी की वैरायटी है। सुबह उठ के ना जो 1 घंटा होता है आप यही चीजें पढ़ा करो, जैसे वैरायटी, कभी कभी ट्रीज पढ़ा करो, श्रब्स पढ़ा करो, एनुअल पढ़ा करो, ये सब मॉर्निंग आवर में रिवाइज किया करो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसके 1 लाइनर, ठीक है, उसके बाद हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। तो देखो क्राइजेंथेमम के 1 लाइनर, ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोलते हैं, क्वीन ऑफ द ईस्ट, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, कंपोजिटी, एस्ट्रेसी फैमिली है, ठीक है। एस्ट्रेसी में जो होता है फ्लावर हेड होता है उसको आप कैपिटलम बोलते हैं, ठीक है। 2n इसका कितना है? 36, ठीक है। तो इसमें 2n 36 लिखा था। बेसिक इसका कितना बन रहा था? तो 9 बन रहा था इसका बेसिक, ठीक है। तो ये टेट्राप्लॉइड का बताया है इन्होंने ना, 4x इजिकल टू 9 चौके 36। तो ये टेट्राप्लॉइड का बताया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये मोस्टली क्या होते हैं? हेक्साप्लॉइड होते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लेना। और ये 2x से लेकर 10x तक वेरी कर सकते हैं इसकी प्लॉइडी लेवल, ठीक है। तो 2x 18 से लेकर 90 तक। ओरिजिन यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया। फ्लोरल एम्बेलम है ये, इंपीरियल फैमिली ऑफ जापान। जापान में जो राजा रजवाड़े रॉयल फैमिली होती है उनके लिए क्राइजेंथेमम एक रॉयल्टी का प्रतीक है। सेकंड लार्जेस्ट कट फ्लावर है ये। जो वर्ल्ड ट्रेड मार्केट है रोज सबसे नंबर 1 पे है, फिर क्राइजेंथेमम है। शॉर्ट डे प्लांट, तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, फोटो सेंसिटिव है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ना, आपने देखा थर्मो जीरो, थर्मो पॉजिटिव, थर्मो नेगेटिव, ये फोटो सेंसिटिव तो है, टेम्परेचर से इसको इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके जो कल्टीवर होते हैं क्राइजेंथेमम के, कुछ में टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है, कुछ में
पॉजिटिव जब होगा टेम्परेचर तब बढ़िया रहता है, कुछ में नेगेटिव मतलब लोअर साइड का टेम्परेचर बढ़िया रहता है फ्लावर की बड इनिशिएशन के लिए, फ्लावर डेवलपमेंट के लिए। तो फोटो सेंसिटिव है, 10 घंटे की डे लाइट इसको चाहिए होती है, शॉर्ट डे है क्योंकि ये, ठीक है, शॉर्ट डे मतलब कम टाइम के लिए इसको लाइट चाहिए होती है 10 घंटे के लिए। बाकी दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे अगर आपको लाइट मिल रही है तो खुद सोचो 14 घंटे अंधेरे में है प्लांट, तो इसमें कम टाइम के लिए लाइट चाहिए, तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। क्राइजेंथेमम स्टार्ट फ्लावरिंग, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट बताया हुआ है, 13 घंटे की जब डे लेंथ होती है उससे कम में फ्लावरिंग इसमें शुरू होती है, ठीक है। थर्मो जीरो देख लो, टेम्परेचर रेंज फॉर फ्लावरिंग, तो देखो थर्मो जीरो टेम्परेचर में 10 से 27 डिग्री किसी भी टेम्परेचर में फ्लावरिंग हो सकती है, वो मैंने आपको बताया था। फ्लावर इनिशिएशन 16 डिग्री पे होगी। थर्मो पॉजिटिव का मतलब होता है 10 से 27 की अगर रेंज है तो ये ज़्यादा वाला जो टेम्परेचर है इस पे ज़्यादा फ्लावर इनिशिएशन होगी, तो 27 डिग्री पे रैपिड फ्लावर इनिशिएशन बताया है इसमें, ठीक है। और थर्मो नेगेटिव में भी देखो टेम्परेचर रेंज फॉर फ्लावरिंग सब में सेम ही होगी, 10 से 27। फ्लावर इनिशिएशन थर्मो जीरो पे 16 पे होगी, थर्मो पॉजिटिव में ज़्यादा वाली रेंज 27 डिग्री पे होगी, और नेगेटिव में लोअर साइड में होगी, ठीक है। डबल कोरियन टाइप, तो ये मोस्टली अगर आपने ओपन फील्ड कंडीशन में लगाने हैं तो वहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो कोरियन की वैरायटी है ग्रीन कैंडी, सद्भावना, निर्मोद, फ्लर्ट। इन इंडिया स्मॉल फ्लावर्ड वैरायटी आर मोस्टली प्रोपेगेटेड बाय सक्कर और स्टोलन, तो आपने ध्यान रखना बेका और स्टोलन नाम ऐड कर लिया है। कमर्शियल मेथड कौन सा है प्रोपेगेशन के, टर्मिनल कटिंग है और सक्कर है। तो टर्मिनल कटिंग से हम जून के महीने में इसको लेंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होगी ये। अगर रूटिंग को एनहेंस करना है टर्मिनल कटिंग में तो ऑक्सिन, ठीक है, सीराडेक्स ये ट्रेड नेम है, 2500 ppm इस रेट में इसको लगाओ। फिर मैंने एक टर्म यहाँ यूज़ किया है कि फॉर पॉट 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर गमले में कटिंग लगानी है, पॉट मम का मतलब क्या होता है, 1 कटिंग इन अ सिंगल पॉट, तब क्या करना है 10 से 15 सेंटीमीटर की कटिंग लगानी है गमले में। फिर स्पीशीज देख लो, तो जीनस जो क्राइजेंथेमम में 250 स्पीशीज है इसमें, ठीक है। तो कुछ देख लो, फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम ये हाइब्रिड स्पीशीज है, क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम, मोस्ट वाइडली ग्रोन कट फ्लावर क्राइजेंथेमम मैक्सिमम, पर्टिकुलरली ग्रोन एज पॉट प्लांट, ठीक है। कट फ्लावर के लिए कौन सी स्पीशीज वाइडली यूज होती है, मैक्सिमम, और गमले के लिए फ्रूटीसेंस जिसको मार्गेराइट भी बोलते हैं और पेरिस डेजी भी बोलते हैं। विंटर सीजन एनुअल है 2 स्पीशीज, एक कोरोनेरियम और एक कैरिनेटम। जो कोरोनेरियम है इसको गार्लैंड क्राइजेंथेमम बोलते हैं, पीले कलर का दिखाया था मैंने इसका फोटो। और जो कैरिनेटम है वो ट्राई कलर, उसमें 3 कलर थे, बहुत ही अट्रैक्टिव था, ठीक है। फिर पायरेथ्रम किससे बनता है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। जो ये पायरेथ्रम है वो बनता है सिनेरेरी फोलियम से, और सिनेरेरियम फोलियम ठंडे इलाके टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है। बोरियल है, क्राइजेंथेमम बोरियल है जिसको अबूरा गिक्कू बोलते हैं, पीले कलर का होता है, याद करो फोटोग्राफ इसकी जो दिखाई थी मैंने। ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरिस्ट क्राइजेंथम, जो मोरीफोलियम है ना, जो फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम है, इसकी इवोल्यूशन में इन्वॉल्व है ये बोरियल। तो जो बोरियल है उससे मोरीफ्लोलियम बना है कहीं ना कहीं, और इससे मॉडर्न डे क्राइजेंथेमम वैरायटी। इनडिटर्मिनेट ओरिजिन ऑफ वैरायटी, तो वो क्या है, मोरीफोलियम, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन काइंड एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट इनटू 5 ब्रॉड ग्रुप, तो जो नेशनल क्राइजेंथेमम सोसाइटी है इंग्लैंड की, उसने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है क्राइजेंथेमम को, ठीक है, जिस तरह से इसकी रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट की अरेंजमेंट होती है। मोस्ट प्रेफर्ड कलर, ठीक है, कट फ्लावर के लिए कौन सा है, येलो और वाइट। तो क्राइजेंथेमम का पीला और सफ़ेद कलर का जो कट फ्लावर है वो ज़्यादा प्रेफर है। फ्लावरिंग टाइम देख लो, साउथ इंडिया में जुलाई से जनवरी, ठीक है। देखो जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 3 सर्दियों के महीने हैं इसमें नॉर्थ इंडिया में फ्लावरिंग होती है। और जो जुलाई के महीने से शुरू कर दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये ऑटम के जो मंथ आगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इतनी लॉन्ग टाइम तक फ्लावरिंग साउथ इंडिया में होते हैं। फिर सिनरिन स्कूरी, आपको पता है जैपनीज वर्ड है ये, तो किस तरह से इसमें
कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में ट्रेन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे छतरी बनी हुई हो, 1000 फूल भी हो सकते हैं एक ही प्लांट पे, ठीक है। तो सिनरनस्कूरी मीन्स ग्रोइंग 1000 ब्लूम्स, फोटो मैंने आपको दिखाई है। कैस्केड फॉर्म थी, फिर वो भी ट्रेनिंग से उसको कैस्केड फॉर्म देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वाटरफॉल है, ये भी जापानीज स्टाइल है। एनीमोन एंड कोरियन टाइप, तो एनीमोन आपको पता है उसमें क्या होती है, डिस्क फ्लोरेटेड ऊपर को बढ़ जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है, ट्यूबुलर, ठीक है। कोरियन टाइप क्या है, सेम जैसे सिंगल टाइप होते हैं ना, सिंपल, वैसे ही होते हैं कोरियन, ठीक है। और उसमें भी जो डिस्क होती है वो प्रोमिनेंट होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। इसका जो फ्लावर है वो फ्लैट दिखता है साइड से, तो सुटेबल है ये कैस्केड बनाने के लिए। तो जो ये जापानीज कल्चर है जिसमें वो झरने टाइप बनाते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग करके, एनीमोन और जो कोरियन टाइप के जो फूल है वो इसके लिए बढ़िया होते हैं। फिर ये वैरायटी है कैस्केड फॉर्म बनाने के लिए, जया, मयूर, मॉडेला, परफेक्टा, फ्लर्ट, मोस्ट सुटेबल वैरायटी है कैस्केड बनाने के लिए। पॉट मम का मतलब वही है गमले में लगाना, तो एक कटिंग को एक गमले में लगाते हैं। तो जब टर्मिनल कटिंग आप ऐसे ही ले रहे हो, उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और अगर आपने गमले में लगाना है, पॉट मम्प की तरह लगाना है, तो 10 से 15 सेंटीमीटर की कटिंग को लगाओगे। रयोरी गिकू, पीले कलर की फूल होती है इसमें, रयोरी गिकू, ठीक है। प्लांट को ड्वार्फिंग इफेक्ट देना है क्राइजेंथेमम का, तो इसमें क्या B9 यूज करो, फॉस्फोन अलार को यूज करो, ठीक है। फिर ये लिखा है यूरिया नॉट यूज्ड, क्राइजेंथेमम में यूरिया को एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे फाइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो प्लांट हाइट को रिड्यूस करने का क्या मतलब है, क्योंकि बेटर ब्लूम आते हैं ड्वार्फ प्लांट पे। अगर प्लांट की हाइट ग्रोथ हो रही होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होगी, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो फ्लावर है वो बढ़िया नहीं होंगे। तो अगर प्लांट की हाइट को आप स्टॉप कर दोगे, उसको जल्दी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ करवा दोगे इनकी हेल्प से, तो बढ़िया क्वालिटी के ब्लूम आएंगे। मोस्ट क्रिटिकल टेक्निक इन फॉर्म ऑफ कैस्केड, वही है कि क्या टेक्निक है, कैसे झरने टाइप बनाना है। तो पिंचिंग करते रहो बार बार, ठीक है, बार बार पिंचिंग होगी तभी तो उसकी स्प्रेडिंग इस तरह से होगी प्रॉपर, तभी तो वो कैस्केड जैसा बनेगा, इस तरह से फैलाव होगा। फिर पिंचिंग के बारे में बोला है, ठीक है। तो पिंचिंग है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है क्राइजेंथेमम में, पिंचिंग या स्टॉपिंग बोलो, मोस्ट असेंशियल है, ठीक है। अगर आपको स्मॉल फ्लावर या स्प्रे टाइप के क्राइजेंथेमम चाहिए, आपको सब समझ आ रहा होगा इसका क्या पर्पज है, ताकि प्लांट की हाइट रिड्यूस हो और एक्सिलरी ब्रांचेस आए, ठीक है। अगर ऐसे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, अगर उसको पिंचिंग कर देंगे तो क्या होगी, एक्सिलरी ब्रांचेस आएगी और प्लांट का हाइट भी कम रहेगा, बुशी ग्रोथ होगी, ठीक है। बुशी ग्रोथ को स्प्रे टाइप क्राइजेंथेमम बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फूल आएंगे, स्मॉल फ्लावर आएंगे, ठीक है। कब करते हैं, 14 से 21 दिन आफ्टर प्लांटिंग, 8 से 10 सेंटीमीटर का प्लांट होगा बड़ा, ठीक है। कुछ बुक में ये भी लिखा हुआ है कि 2 पिंचिंग करते हैं, एक 4 हफ्ते बाद करेंगे प्लांटिंग के, एक 8 हफ्ते बाद। तो मेरे नोट्स को फॉलो करना, उसमें हर तरह का बताया हुआ है, ठीक है। सॉफ्ट पिंचिंग, सॉफ्ट पिंचिंग में क्या करेंगे, टॉप के जो सॉफ्ट टिप होती है ना उसी को ही हटाते हैं, ठीक है, उसमें 2-3 पत्ते होंगे उसको ही हटाना हमने। जबकि जो हार्ड पिंचिंग है उसमें ज़्यादा पोर्शन हटाएंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे लॉन्गर पोर्शन अप टू हार्ड शूट। जैसे ये आपका प्लांट है, ये साइड ब्रांच आई है, अब देखो नीचे नीचे से हार्ड होती है ना ब्रांच, ऊपर ऊपर जाते जाते नरम हो जाती है, तो ऊपर का सॉफ्ट पोर्शन हटाएंगे सॉफ्ट पिंचिंग, और अगर थोड़ा ज़्यादा पोर्शन हटा दिया हार्ड वाला एरिया तक, तब उसको हार्ड पिंचिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर डिसबडिंग होता है, डी शूटिंग होता है। तो डिसबडिंग मतलब बड को हटाना, तो बड को कब हटाते हैं, जब हमें लेटरल ब्रांचेस नहीं हो तो बड हटा दो, तो जब बड नहीं होगी तो साइड ब्रांचेस कहाँ से आएगी, तब तो टॉप की ही ग्रोथ बढ़िया होगी। तो इसको हम करेंगे जब हमें बड़ा फूल चाहिए, स्टैंडर्ड टाइप में चाहिए होता है ना हमें बड़ा फूल, कट फ्लावर की तरह यूज करते हैं जिसको, ठीक है। और डेकोरेटिव क्राइजेंथेमम जो होता है वो भी तो बड़ा फूल होता है, उसमें सुंदर सा, पढ़ा है ना आपने क्लासिफिकेशन, लार्ज फ्लावर्ड में आता है डेकोरेटिव टाइप। तब डिसबडिंग करेंगे, डिस शूटिंग करेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा शूट्स है जो अनवांटेड है उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। डिसबडिंग कब करते हैं, अक्टूबर के महीने में करते हैं, ठीक है। पिंचिंग कब करते हैं मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट पिंचिंग किस महीने में, सेकंड पिंचिंग, थर्ड पिंचिंग, तो 3 महीने मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, ठीक है। तो फिर ये एक केमिकल है साद,
अगर इसको 2000 से 4000 ppm में अप्लाई करेंगे, जैसे डिसबडिंग कर दिया आपने, डिसबडिंग के बाद करना है ये केमिकल अप्लाई, उससे क्या होगा, स्टेम लेंथ रिड्यूस होगी, थिक हो जाएगी स्टेम, फ्लावर का कलर एनहेंस होगा और शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, वेस्ट लाइफ इंक्रीज होगी। जब डिश शूटिंग करते हैं ना हम, उसमें क्या होते हैं, शूट को हटाते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस नंबर ऑफ ब्रांच, तो ये जो है लेटरल जो शूट्स है एक्स्ट्रा जिनकी जरूरत नहीं है उनको हटाना है, ठीक है। तो कितना, देखो 4 से 5 शूट रखनी है हमने स्टैंडर्ड टाइप में, और अगर स्प्रे टाइप के कल्टीवर होंगे तो उसमें 8 से 12। तो देख लो, अगर आपको स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें आपको बड़े बड़े फूल चाहिए, स्टैंडर्ड में तो एक फूल भी ले सकते हैं, कई बार एक फूल भी ले सकते हैं, कई बार 3 फूल भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 ब्रांच रिटेन करके रखनी है, किसमें, स्टैंडर्ड में। और स्प्रे में आपने 8 से 12 ब्रांच रखनी है, 8 से 12, उसके अलावा सब हटा दो, उसको डिस शूटिंग बोलते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि किस में कितनी ब्रांच आप मैक्सिमम रिटेन कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव बायोसाइड, ठीक है, बायोसाइड कौन सा है, क्राइजेंथेमम में सिल्वर नाइट्रेट एट द रेट 25 ppm, एन आइडल बड ओपनिंग सोल्यूशन 8 HQC एट द रेट 200 ppm प्लस 2% सुक्रोज। तो ये बर्ड ओपनिंग सोल्यूशन की तरह इसको यूज़ करते हैं, इसमें बर्ड ओपनिंग सोल्यूशन में भी 2% सुक्रोज होता है। फिर है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज कंडीशन, उसमें हम क्या करते हैं, अगर स्टोर करेंगे क्राइजेंथेमम को तो क्या है, 7 दिन तक उसकी शेल्फ लाइफ को हम कर सकते हैं। तो जो पॉट मम्स है उसको हम स्टोर कर सकते हैं 2 हफ्ते तक एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। एमिनेंट ब्रीडर कौन कौन से है क्राइजेंथेमम में, M.A. खैर, S.K. दत्ता, M.N. गुप्ता। फिर वैरायटी देख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे है, बताना मुझे, उसकी वैरायटी है अर्का स्वर्णा, कीर्ति, इंदिरा, येलो स्टार, उषा किरण, अर्का गंगा, रवि किरण, अर्का पिंक स्टार, रेड गोल्ड, राखी, चंद्रकांत, पंकज, येलो गोल्ड, चंद्रिका। तो ये वैरायटी है जो IIHR से आई है। कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी देखो, वाइट चार्म, येलो चार्म, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, येलो स्टार, वाइट स्टार, तो सेम सेम नाम है, तो ये भी इसी की वैरायटी है क्राइजेंथेमम की। फिर ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था ना वैरायटीज़ के बारे में, नीलिमा पर्पल फ्लावर कलर है इसका, और कट फ्लावर की तरह यूज़ करते हैं, 14 दिन की वेस्ट लाइफ होती है नीलिमा की, ठीक है, बढ़िया शेल्फ लाइफ है नीलिमा की। और PAU से वैरायटी जो रिलीज़ हुई है बागी है, बिरबल साहनी है, पंजाब गोल्ड है, ठीक है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से CO1 CO2, जो ये CO1 CO2 है ये क्या है, ये कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर 1 कोयम्बटूर 2 पर्पल कलर की वैरायटी है। एक मधुवन है MDU1, ठीक है, जो MDU1 है वो सल्फर येलो कलर की वैरायटी है। फिर ये देख लो डे न्यूट्रल वैरायटी कैमियो। फिर NBRI लखनऊ से ये कुछ वैरायटी है, सद्भावना, बिंदिया, Y2K, शांति, कारगिल, अप्पू। तो ये NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलीज़ हुई है। तो आपको जो ये इंस्टीट्यूट वगैरह है ना, ये आपने करने हैं, ड्राइव में PDF है स्पेशल इंस्टीट्यूट करके, तो आपको पता होना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इंस्टीट्यूट से ही, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। बाकी क्रॉप के साथ तो मैं आपको बताती रहती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है ना, क्राइजेंथेमम चार्म इज अ वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड, तो इसको एक बार यार वेरीफाई करना, ठीक है। क्राइजेंथेमम चार्म किसकी वैरायटी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वाइट चार्म, येलो चार्म इज वैरायटी ऑफ क्राइजेंथेमम, ठीक है। फिर देख लो IRI की वैरायटी पूसा अनमोल, मैंने बताया था बहुत ही अनमोल है, 3 बार फ्लावरिंग देता है 1 साल में। पूसा अजय, पूसा सेंटेनरी, ठीक है, ये म्यूटेंट है पूसा सेंटेनरी थाईचिन क्वीन का। फिर NBRI की जब गोल्डन जुबली हुई थी उस टाइम ना ये 4 वैरायटी आई थी, NBRI इंडियाना, NBRI कुसुम, NBRI लिटिल डार्लिंग, NBRI मिनी जैसी, ठीक है। कुछ और वैरायटी है स्नोबॉल, गुल ए शाहेर, तो ये वैरायटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये देख लो ये असेंस की बुक है, ठीक है, ये दोनों बुक्स 1 लाइनर है, टाइम कम है तो इसको भी पढ़ लो, ठीक है, किस्मत अच्छी होगी तो शायद यहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बाकी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी रहता है क्योंकि क्वेश्चन का कोई पता नहीं है। हाँ, अगर इमरजेंसी
बहुत ज़्यादा ऐसी होगी कि टाइम नहीं मिला, 10-15 दिन है, तो वही है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तब आप ये वन लाइनर बुक्स फॉलो कर सकते हो। देखो क्राइजेंथेमम, इसको ऑटम क्वीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लावरिंग टाइम देखा ना आपने, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, तो ऑटम के महीने, सर्दियों में फ्लावरिंग आ रही है इसमें। क्वीन ऑफ ईस्ट बोलते हैं इसको, ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोलते हैं, क्वीन ऑफ फॉल फ्लावर, फॉल को ऑटम के महीने को बोलते हैं ना फॉल। ओल्डेस्ट गार्डन फ्लावर है ये, ठीक है। और प्रेजेंटली हाईली इवॉल्व फ्लावर प्लांट, तो ये भी पुराना है। रोज भी काफी पुराना था, क्राइजेंथेमम भी पुराना है। डेंड्रेंथेमा ग्रैंडिफ्लोरा, तो ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। पॉट क्राइजेंथेमम को मम्स बोलते हैं, तो ये नाम आपने देख लेना, डेंड्रेंथेमा ग्रैंडिफ्लोरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्राइजेंथेमम का नाम हमने तो क्राइजेंथेमम करके पढ़ा था ना, जेनस, तो ये भी एक जीनस है डेंड्रेंथेमा। पॉट मम का मीनिंग होता है एक कटिंग को प्लांट करना है एक गमले में। वन कटिंग इज प्लांटेड इन वन पॉट। इनडिटर्मिनेट ओरिजिन ऑफ वेराइटी, जो ये मॉरीफ्लोरम है, क्राइजेंथेमम मॉरीफ्लोरम, जिसको फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम बोलते हैं, इससे मॉडर्न डे वैरायटी इससे डेवलप हुई है। प्लस ये इनडिटर्मिनेट ओरिजिन ऑफ वैरायटी, एक डिटर्मिनेट होता है, एक इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। डिटर्मिनेट होता है जिसकी ग्रोथ क्या है, नॉर्मल होती है। इनडिटर्मिनेट होती है जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। रयोरी गिक्कू, रियोरी गिक्कू में येलो कलर के फूल आते हैं, ठीक है। तो ये जापानीज लैंग्वेज है, रियोरी गिक्कू बोलते हैं। ऑप्टिमम पीएच कितना है, 6.2 से 6.7, ठीक है। कहीं पे 6.5 से 7 दिया हुआ है। जो इसकी प्रोपेगेशन होती है कमर्शियली, टर्मिनल कटिंग यूज करते हैं, और वो कटिंग कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, 4 से 6 सेंटीमीटर। बट कभी गमले में लगानी हो कटिंग, तो उसकी लेंथ कितनी है बताना मुझे। एन आइडियल बुश, अगर बुश की तरह इसको ट्रेन करना हो क्राइजेंथेमम को, मतलब स्प्रे टाइप का बनाना हो, तब डायमीटर कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल बुश ऑफ क्राइजेंथेमम हैज डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। प्रेजेंस ऑफ फ्लोरिजन, तो फ्लोरिजन होता है, किसने बताया था, एम के चलख्यान, तो ये चलख्यान है 1937 में क्राइजेंथेमम में। फिर ये स्पीशीज है, ठीक है। तो ये स्पीशीज देख लो, तो सबसे पहले है क्राइजेंथेमम बोरियल, बोरियल, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम, जो फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम है मोरीफोलियम, ठीक है, उसका इवोल्यूशन इससे हुआ है। फिर कैरिनेटम हो गया, ट्राई कलर क्राइजेंथेमम होता है, ये विंटर सीजन में और एनुअल है। तो दूसरा एनुअल है गार्लैंड क्राइजेंथेमम, तो मैंने बताया था ना, और फोटो भी दिखाए थे, ये पीले कलर का था, ये भी एनुअल है, विंटर सीजन एनुअल है। और जो ट्राई कलर क्राइजेंथेमम है वो भी एनुअल था, विंटर सीजन एनुअल था। उसके अलावा 3-4 और एनुअल थे, वो आप देख लेना। तो कैरिनेटम हो गया और कोरोनेरियम हो गया, ये दोनों क्या है, एनुअल्स है, ठीक है। फिर है क्राइजेंथेमम चेनेटी, तो ये क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट है। लेवेंड्यूलीफोलियम, ठीक है। तो जो लेवेंड्यूलीफोलियम है ये भी हेलोफाइल है, तो ये भी सॉल्ट लविंग होती है। अब देखो मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम है ये कट फ्लावर के लिए बहुत ही बढ़िया है, वाइडली कट फ्लावर के लिए यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा, क्राइजेंथेमम मैक्सिमम, इसको सस्ता डेजी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ और एनुअल्स है, ठीक है। तो कौन से है, मल्टी कॉले, पेलुडोसम, सैजिटम, स्पेक्टेबिलस, ठीक है। तो टोटल 6 एनुअल बता दिए मैंने इस लिस्ट से आपको। एक कैरिनेटम हो गया, एक कोरोनेरियम हो गया, मल्टीकॉले, पेलुडोसम, सैजिटम, स्पेक्टेबिलिस। तो एनुअल आपके सिलेबस में है ना, तो क्राइजेंथेमम जो एनुअल क्राइजेंथेमम है, तो ये सब स्पीशीज हो सकती है। उसके बाद ये देख लो, फिर पॉट प्लांट की तरह किसको ग्रो करेंगे, फ्रूटीसेंस को। तो जो ये फ्रूटीसेंस होता है ना, छोटा साइज होता है इसका, और इसको हम गमले में लगा सकते हैं। तो कौन सी स्पीशीज गमले में लगाते हैं, फ्रूटीसेंस को। हार्डी कौन सी स्पीशीज है, विंटर हार्डी, वो है रुबेलम। तो स्टर्डी स्पीशीज है ये। तो जितने भी प्रेजेंट डे अगर आपने वेराइटीज बनानी है जिसमें विंटर हार्डी करेक्टर आए, तो इसको एज अ पेरेंट यूज कर सकते हैं, रुबेलम को। उसके बाद फ्लोरिस्ट क्राइजेंथेमम किसको बोलते हैं, मोरीफोलियम को बोलते हैं। फिर ये सैजिटम, जो ये सैजिटम है ये वीड है, एबनॉक्शियस वीड है ये, कॉर्न मैरीगोल्ड बोलते हैं इसको, ये भी एनुअल है। तो अब 7 एनुअल हो गए इसी लिस्ट में, ठीक है। तो ये वीड है।
फिर अब कुछ रह गया इसमें, ये देखो पायरेथ्रम कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। तो एक तो पायरेथ्रम की स्पीशीज थी सिनेरेरीफोलियम, ठीक है, पढ़ा था ना हमने, एक सिनेरेरीफोलियम थी, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने पढ़ा था कॉक्सीनियम। तो ये देख लो सिनेरेरीफोलियम और कॉक्सीनियम, तो यहाँ से आपको मिलता है पायरेथ्रम। उसके अलावा रोजियम, मार्शली, टेमरूटीन। तो देख लो ये स्पीशीज है जिससे आपको इंसेक्टिसाइड आप बना सकते हो, सोर्स ऑफ पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड। फिर नेशनल क्राइजेंथेमम सोसाइटी ऑफ अमेरिका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, वो 1890 में बनी है। फिर है नेशनल रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर क्राइजेंथेमम, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, NBRI लखनऊ में। नेशनल क्राइजेंथेमम सोसाइटी कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है। फर्स्ट क्राइजेंथेमम नोन टू USA वॉज डार्क पर्पल, तो पहला क्राइजेंथेमम USA में डार्क पर्पल था, उसका नाम इम्पोर्ट किया, ये एक साइंटिस्ट लेके आए थे इसको, जॉन स्टीवन, 1798 में। पॉलन कैन बी यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। शॉर्ट डे प्लांट, ये याद रखो, फोटो सेंसिटिव है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, तो 10 घंटे की सनलाइट रिक्वायर्ड है। फ्लावरिंग के लिए 13 घंटे से कम की सनलाइट चाहिए, लेस देन 13 आवर, ठीक है। डे लेंथ होनी चाहिए, डे लेंथ अगर 14.5 आवर की होगी वो नेसेसरी होगी फ्लावर इनिशिएशन के लिए, ठीक है। बट शॉर्टर डे लेंथ ऑफ 13.5 आवर वाज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावर बड डेवलपमेंट। फिर है 10 वीक ग्रुप मीन्स ब्लूमिंग आफ्टर 10 वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डे। तो जैसे आज शॉर्ट डे शुरू हो गया है, उसके बाद जो 10 हफ्ते का टाइम होता है उसमें जो ब्लूमिंग आती है उसको 10 वीक ग्रुप बोलते हैं। रिएक्शन टाइम, जिस दिन शॉर्ट डे शुरू हुआ है उस दिन से लेकर हार्वेस्टिंग तक का टाइम उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। रेफर टू द टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डे पीरियड टू हार्वेस्ट। अब इतनी बार शॉर्ट डे आ रहा है ना, तो इससे आपको ये तो याद रह ही जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट है क्राइजेंथेमम। एंड इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेंसिटिव होता है। तो आपने देखा है ना, थर्मो पॉजिटिव, थर्मो नेगेटिव, थर्मो जीरो, ठीक है। आज से पहले किसी क्रॉप में इतना डिटेल में नहीं हमने टेम्परेचर को पढ़ा था। कैथे 1955 क्लासिफाइड जीनोटाइप बेस्ड ऑन फ्लावरिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रिजाइम में वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। थर्मो जीरो वेराइटी एज फ्लावर एट एनी टेम्परेचर रेंजिंग। तो जो थर्मो जीरो होता है ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है, वो किसी भी टेम्परेचर रेंज में फ्लावर कर सकता है 10 से 27 डिग्री के अंदर। बट कंसिस्टेंटली, मतलब 16 डिग्री जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी टेम्परेचर रेंज में वो फ्लावरिंग कर सकता है, बट 16 डिग्री जो है बेस्ट है फ्लावर इनिशिएशन, बर्ड इनिशिएशन के लिए। एग्जाम्पल है इसका सस्ता। फिर है थर्मो पॉजिटिव वेराइटी। तो जो थर्मो पॉजिटिव वेराइटी है इसको पॉजिटिव मतलब हाई की तरफ जाएगी रेंज, हायर टेम्परेचर चाहिए इसको बर्ड इनिशिएशन के लिए, ठीक है। जैसे ये रखो डे न्यूट्रल, पॉजिटिव रख लो इस तरफ हाई टेम्परेचर की तरफ और इसको नेगेटिव लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो थर्मो नेगेटिव वेराइटी में क्या होता है, फ्लावरिंग डिले हो जाती है हायर टेम्परेचर में, ठीक है। तो थर्मो पॉजिटिव में हाई टेम्परेचर में क्या होती है, बर्ड इनिशिएशन बढ़िया होती है। तो थर्मो पॉजिटिव का एग्जांपल कैमियो वैरायटी है, थर्मो नेगेटिव का डेफियांस, ठीक है। तो देख लो सस्ता, कैमियो, डेफियांस। मोस्ट प्रेफर्ड कलर फॉर कट फ्लावर कौन से है, वाइट और येलो। फिर है डिसबडिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्राइजेंथेमम। तो जो स्टैंडर्ड क्राइजेंथेमम है, स्टैंडर्ड बनाना हो, स्टैंडर्ड का मतलब है लंबी स्टॉक होगी, बड़ा फूल होगा, तो ऐसा करने के लिए हमें लेटरल्स हटाने होंगे ना, तो लेटरल बड को हटा देंगे, उसको डिसबडिंग बोलते हैं। तो कब करते हैं डिसबडिंग, 29th शॉर्ट डे, जब शॉर्ट डे शुरू होते हैं 29th का जो दिन हुआ है उस टाइम करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है बुक की ये। पिंचिंग और स्टॉपिंग मोस्ट असेंशियल होता है स्मॉल फ्लावर्ड और स्प्रे क्राइजेंथेमम के लिए। तो अगर आप चाहते हो आपका क्राइजेंथेमम सिंगल फ्लावर ना देके बहुत सारी बुशी ग्रोथ हो, बहुत सारी लेटरल ग्रोथ हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपिकल जो बड है वो हटानी पड़ेगी। उस प्रोसेस को हम पिंचिंग बोलते हैं और स्टॉपिंग बोलते हैं। स्टॉपिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये टर्मिनल ग्रोथ हो रही होती है ना ब्रांच की, ये रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो कब करेंगे हम पिंचिंग, जब हमें
स्प्रे टाइप का क्राइजेंथेमम बनाना हो, बुशी बनाना हो, स्मॉल फ्लावर चाहिए हो हमें, तब हम क्या करेंगे, पिंचिंग करेंगे। कब करेंगे, 14 से 21 दिन आफ्टर प्लांटिंग। प्लांट की हाइट उस टाइम 8 से 10 सेंटीमीटर टॉल होगी। तो सॉफ्ट पिंचिंग में हम क्या करेंगे, सॉफ्ट पोर्शन हटाएंगे शूट का। जब हम सॉफ्ट ग्रोथ को हटाएंगे उसको सॉफ्ट पिंचिंग बोलते हैं। और हार्ड पिंचिंग में हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ लॉन्गर पोर्शन अप टू हार्ड शूट। तो साद यूज करेंगे अगर हम, जैसे डिसबडिंग कर दी हमने, उसके बाद 2000 से 4000 ppm साद अप्लाई कर लिया हमने डिसबडिंग के बाद, उससे क्या होता है, स्टेम लेंथ रिड्यूस होती है, थिकनेस बढ़ना शुरू होती है इसकी, फ्लावर की क्वालिटी एनहांस होती है और वेस्ट लाइफ इंक्रीज होती है। मैलिक हाइड्राजाइड, ठीक है, ऑक्जेंथिन है ये, ठीक है, उसको हम डिसबडिंग के लिए यूज करते हैं। सिनरिन सकुरी जापानीज वर्ड है, जापानीज स्टाइल ऑफ क्राइजेंथेमम कल्चर विच मीन्स ग्रोइंग 1000 ब्लूम, और कुछ जगह पे 200 से 300 ब्लूम भी बताए गए हैं। कैस्केड फॉर्म, वाटरफॉल की तरह हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो ब्लूमिंग स्टेज में कैसा दिखता है वो, वाटरफॉल, झरना जैसा। ये भी जापानीज स्टाइल है क्राइजेंथेमम का। मोस्ट क्रिटिकल टेक्निक क्या है, इस तरह की फॉर्म को पाने के लिए हमें बार बार पिंचिंग करनी पड़ेगी। जो एनिमोन और कोरियन टाइप के क्राइजेंथेमम के फूल होते हैं वो सूटेबल होते हैं कैस्केड के लिए। एग्जाम्पल है जया, मयूर, मोडेला, परफेक्टा, फ्लर्ट। फिर नो पिंच नो स्टेक टाइप, तो कोई ऐसी वैरायटी जो नो पिंच स्टेक टाइप है, कहाँ ज़रूरत होती है इनकी, तो अगर गमले में लगाने हो तो वहाँ ऐसी ही वैरायटी आप प्रेफर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है, अपूर्वा याद रखो, अरुण कुमार, गुलदस्ता, हल्दी घाटी, कस्तूरबा गांधी, मदर टेरेसा, निहारिका, रंगोली, सद्भावना, शरद श्रृंगार, येलो चार्म, Y2K। तो ये है नो पिंच नो स्टेकिंग वैरायटी, तो आपने ये याद करनी है। स्मॉल फ्लावर्ड डबल कोरियन टाइप, तो जो कोरियन टाइप होते हैं ना उसमें डबल, जो डबल कोरियन मैंने आपको बताया था, स्मॉल फ्लावरिंग टाइप में हम बता रहे थे ना कि उसमें सिंगल होता है, डबल होता है, कोरियन सिंगल, कोरियन डबल होता है, ठीक है। तो इसको ओपन फील्ड कंडीशन में ये बढ़िया से ग्रो करता है, ठीक है। क्राउन बड अपीयर, तो देखो मई के महीने में आपकी बड अपीयर होती है। तीसरी बार ये पॉइंट बता दिया है मैंने, ठीक है। तो यही बड बाद में फूल बनती है। जैसे इसको शॉर्ट डे कंडीशन मिलेगी ना, देखो मई जून में तो लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा शॉर्ट डे इसको मिलेगा। तो क्या है, शॉर्ट डे क्या होती है, फ्लावर इनिशिएशन बढ़िया होने लग जाती है, तो ये बड क्या है, फ्लावर बनाने लग जाएगा। बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग टर्मिनल कटिंग, जून जुलाई में लो उस कटिंग को, जून या जुलाई में। प्रोपिगेशन शक्कर से भी कर सकते हैं, टर्मिनल कटिंग से भी कर सकते हैं। यूरिया यूज मत करो क्राइजेंथेमम में, फाइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। अलार और फॉस्फोन डी वेरी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग बेटर साइज ब्लूम ऑन ड्वार्फ प्लांट। पोम्पोन टाइप ऑफ क्राइजेंथेमम कैसा होता है, पोम्पोन बॉल कैसा होता है, गोल होता है ना, ग्लोबुलर, ठीक है। अब देखो फूल या तो फ्लैट होगा या ग्लोबुलर होगा। फिर है क्राइजेंथेमम एग्जिबिट स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है क्राइजेंथेमम में भी, ठीक है। मदर टेरेसा किसकी वैरायटी है, क्राइजेंथेमम की। ये NBRI लखनऊ ने रिलीज किया है, उनको पेटेंट मिला है। ऑफ सीजन ब्लूमिंग वैरायटी कौन कौन सी है, हल्दी घाटी, हिमांशु, ज्वाला, माघी, मेघदूत, ये आपने याद करने हैं। माघी ऑफ सीजन वैरायटी है, हल्दी घाटी, मेघदूत। वेरीगेटेड लीव किस में होती है, अरुण सिंगार, धवल, सुवर्णा, निहारिका। तो निहारिका किसकी वैरायटी है, क्राइजेंथेमम की। आइडल ओपनिंग सोल्यूशन कौन सा है, 2% सुक्रोज 8HQC 200 ppm। इफेक्टिव बायोसाइड कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट 25 ppm। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग होल्डिंग ऑफ क्राइजेंथेमम इज 2.5। तो अगर इस टेम्परेचर में स्टोर करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक बढ़िया रहेगा क्राइजेंथेमम। मैक्सिमम माय फेवरेट, ये क्या है, विंटर हार्डी वैरायटी है, श्रब। तो इसकी जो ग्रोथ है वो स्प्रे टाइप है ये, ठीक है। श्रब का मतलब यही है, स्टैंडर्ड तरह की नहीं है। मनी मेकर, इरिडोन, व्हाइट हरिकन, पिक्टर, ये क्या है, ट्रांसजेनिक कल्टीवर है। ट्रांसजेनिक कल्टीवर होता है जिसमें जीन को आप इंड्यूस करते हैं, ठीक है। जो मेन प्लांट है उसमें एक जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वेक्टर की हेल्प से, ठीक है। फिर उस जीन की वजह से जो उसके साथ एसोसिएटेड करैक्टर होते हैं वो इस प्लांट में भी फिनोटाइप शो करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स।
बाय यूज ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी द कलर ऑफ मनी मेकर। तो ये ट्रांसजेनिक डेवलप करना ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो जो मनी मेकर वेराइटी है इसके यूज से इसका जो कल्टीवर है पिंक से वाइट कलर के चेंज हो गया फूल। म्यूटेशन रेट हाई होता है पिंक कल्टीवर, जितने भी पिंक कलर के फूल होंगे, पिंक कल्टीवर होंगे, उसमें म्यूटेशन रेट हाई होता है। देखो जो म्यूटेशन होता है ना वो ज़्यादातर बहुत उसका सक्सेस रेट बहुत लो है, ठीक है। तो इसमें जो पिंक कल्टीवर है उसमें म्यूटेशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो जो पिंक कल्टीवर है वो प्रोड्यूस करते हैं ब्रॉन्ज, येलो, वाइट कलर के म्यूटेंट। अगर कोई पिंक कलर का फूल है उसमें म्यूटेशन हो गई, या वो वाइट कलर का बन जाएगा, येलो कलर का बन जाएगा, या वो ब्रॉन्ज कलर का बन जाएगा। फिर है फोटो इंसेंसिटिव इंड्यूस्ड म्यूटेंट, पूसा अनमोल और पूसा सेंटेनरी। तो पूसा अनमोल किसका म्यूटेंट है? अजय का। और पूसा सेंटेनरी थाईचिन क्वीन का। कोलची बहार भी म्यूटेंट है। कोलचिसिन, कोलचिसिन एक केमिकल होता है जो एक प्लांट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इससे पॉलीप्लॉइडी भी आती है। कोलचिसिन से अगर ट्रीट करेंगे तो ये पॉलीप्लॉइडी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके यूज से म्यूटेशन करा गया किसमें? शरद बहार में। तो शरद बहार में कोलचिसिन ट्रीटमेंट की गई, म्यूटेशन हुई, वो बना कोलची बहार। फिर स्परलाइट, स्पैग्नम मॉस जो है वो मीडियम है रूटिंग, कटिंग की रूटिंग के लिए जो रूटिंग मीडिया है, तो उसमें परलाइट और स्पैग्नम मॉस मोस्ट कॉमन है। वेराइटीज देख लो, क्वीन ऑफ तालमुक इज बर्ड स्पोर्ट ऑफ कैसा ग्रैंडे। जो कैसा ग्रैंडे है उसमें जब म्यूटेशन हुई है क्वीन ऑफ तालमुक बनी है वैरायटी। तो देखो कितना ऐसा यूनिक नाम है, ये भी इसी का ही है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, कुछ वैरायटी इंट्रोडक्शन से, मतलब अमेरिका में थी ये वैरायटी, वहाँ से इसको इंडिया में लेके आए, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ये वैरायटी यूके में थी, वहाँ से इसको इंडिया में लेके आए। ये हंगरी में थी वैरायटी, वहाँ से इंडिया में लेके आए। तो देखो यूएसए से कौन कौन सी वैरायटी आई है? कैसा ग्रैंडे, ठीक है। फिर ये कैसा ग्रैंडे आई ना यूएसए से, फिर इसमें म्यूटेशन हुई तो क्वीन ऑफ तालमुख बन गया, ठीक है। ड्रीम कैसल, माउंटेनियर, पीकॉक, पोटोमैक, रॉयल पॉम्प, स्नोबॉल, टेम्पटेशन। तो आपने स्नोबॉल और टेम्पटेशन याद रखनी है, ठीक है। येलो ग्लो, पार्थेनियम स्पीशीज। तो क्राइजेंथेमम पार्थेनियम एक स्पीशीज है, ये भी कहाँ से आई है? यूएसए से। फिर नेक्स्ट है अल्फ्रेड विल्सन, कैमियो, पिंक क्लाउड, प्रिंसेस एने, कोरोनेरियम, ठीक है। कोरोनेरियम कौन से वाला था? विंटर एनुअल था ना ये। तो जो ये कोरोनेरियम है ये यूके से इंट्रोडक्शन है, ये इंडिया में, ठीक है। फिर कुछ स्पीशीज है क्राइजेंथेमम की जो हंगरी से इंट्रोड्यूस्ड हुई है। फ्रूटिसेंस जिसको गमले में लगाते हैं, कॉक्सीनियम जिससे पायरेथ्रम मिलता है, काउकेशियम, सेरोटिमम, वल्गेयर, ल्यूसेंथेमम, ये इंट्रोड्यूस हुई है हंगरी से। फिर कुछ वैरायटी सिलेक्शन से डेवलप हुई है। IRI न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, वहाँ से कुछ वैरायटी सिलेक्शन से डेवलप हुई है। वो कौन कौन सी वैरायटी है? पूसा आदित्य, पूसा चित्राक्षा, पूसा सोना। तो ये वैरायटी आपको पता होनी चाहिए। फिर म्यूटेशन से कौन कौन सी वैरायटी बनाई है IRI ने? पूसा अरुणोदया एंड पूसा केसरी। तो दोनों वैरायटी थाईचिन क्वीन से बनाई है। तो थाईचिन क्वीन से और कौन सी वैरायटी बनाई थी आपको पता है? मुझे बताओ जरा। ये पूसा सेंटेनरी है थी ना, जो बार बार पढ़ा रही हूँ मैं आपको। तो देख लो थाईचिन क्वीन से 3 वैरायटी बनी हुई है। पूसा सेंटेनरी हो गया, पूसा अरुणोदया, पूसा केसरी। और जो पूसा अनमोल है वो अजय से बनी है। अजय में म्यूटेशन हुई तो पूसा अनमोल बनी। फिर NBRI लखनऊ, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी क्राइजेंथेमम में बहुत काम हुआ है। तो उसमें वैरायटी देखो, सिलेक्शन से कौन कौन सी वैरायटी है? बीरबल साहनी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, हिमांशु, ये दोनों ऑफ सीजन भी है ना। हेमंत श्रृंगार, जुबली, लिटिल हेमंत, मदर टेरेसा, शरदमाला, वसंतिका, ये सब सिलेक्शन से बनी है। हाइब्रिडाइजेशन से कॉल, खोशो। खोशो किसके ब्रीडर है बताना जरा मुझे, ठीक है। तो खोशो, पंजाब गोल्ड, शांति, Y2K, कारगिल, सद्भावना, अप्पू, बिंदिया। फिर 4 वैरायटी जो गोल्डन जुबली के ओकेजन पे निकाली थी वो थी कुसुम, लिटिल डार्लिंग, मिनी जैसे, इंडियाना। तो ये मैंने लिखा है यहीं पे, ये हाइब्रिडाइजेशन से बनी है। म्यूटेशन से कौन कौन सी वैरायटी बनी है? अनामिका, ठीक है, अनामिका, बसंती, हेमंती, कुमकुम, नवनीत।
कुमकुम और नवनीत याद रखो, निहारिका याद रख लो, पीताम्बर, शारदा, तो शारदा मैंने आपको बताया था ना किसकी म्यूटेशन है, शरदहार, सोनार बांग्ला, ये याद रख लो, तो ये म्यूटेशन से बनी है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु से सिलेक्शन से वैरायटी बनी है अर्का, पिंक स्टार और राखी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और राखी किससे बनी है, डुनेक्स की सिलेक्शन। फिर अर्का गंगा, अर्का रवि, अर्का स्वर्णा, चंद्रकांत, इंदिरा कीर्ति, नीलिमा, तो ये 3 वैरायटी आपको पता होनी चाहिए क्राइजेंथेमम की है। कौन कौन सी, इंदिरा कीर्ति नीलिमा हाइब्रिडाइजेशन से बनी है। येलो गोल्ड हो गया, उषा किरण हो गया, ये म्यूटेशन से बनी है। ठीक है, फिर ये देखो वैरायटीज जो मैंने आपको बताए थे, वाइट कलर की स्नोबॉल है, कस्तूरबा गांधी भी वाइट कलर की है, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी का म्यूटेशन था। ठीक है, फिर ये है शरद शोभा हो गया, बीरबल सानी हो गया, अप्सरा हो गया, मौवे कलर की देख लो, मौवे कलर की महात्मा गांधी है। ठीक है, हेमंत श्रृंगार है, येलो कलर की सोनार बंगला है, ननाका, तो ननाको था ना, ननाको स्प्रे कलर का था, स्प्रे टाइप की थी ननाको, है ना। जयंती हो गया, रेड कलर की जया, फ्लर्ट, राखी, अरुण श्रृंगार। ठीक है, अल्फ्रेड मिल्सन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है इसकी। ठीक है, तो येलो कलर की तो ये भी है, यहाँ पे कुंदन है, जयंती है। फिर पेस्ट एंड डिजीजेस देखो, टोमेटो एस्पर्मी वायरस क्राइजेंथेमम में होता है, एफिड वेरी सीरियस पेस्ट है। इंडियन कल्टीवर बागी रतलाम सिलेक्शन है, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस शो करते हैं। पेटल बर्न बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर करेक्टर की इनहेरिटेंस है। ठीक है, इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये देखो पिंचिंग और डिसबर्डिंग। पिंचिंग में देखो पहले ये देखो जो एपिकल डोमिनेंस रिमूव कर दी, जो टॉप का पोर्शन है बड वो हटा दी, फिर बड हटा दी तो इस तरह से इसकी ब्रांचिंग आएगी, ये देखो आई हुई है। फिर अगर इसको यहाँ से कट कर दोगे फिर ब्रांचिंग और फर्दर इस तरह की ब्रांचिंग आई है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी बार बार पिंचिंग करोगे उतनी आपकी मोर ब्रांचिंग होती रहेगी। ठीक है, डिसबर्डिंग में क्या होता है, डिसबर्डिंग में हम क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे लेटरल्स है। ठीक है, अब इतने सारे लेटरल्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिंगल फूल चाहिए स्टैंडर्ड, जिसको हम एज अ कट फ्लावर यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको हटा देंगे। ऐसे तो इसको बड स्टेज पे ही हटा देते हैं बड, तो कई बार डिसबर्डिंग कर सकते हैं हम, डायरेक्ट बड को हटा दो। बट अगर कई बार शूट आ जाए तो एक टर्म थी ना डिस शूटिंग, ये भी सेम ही पर्पज़ है, ये शूट हटा दो सारी और सिंगल इसको रिटेन कर दो। फिर ये देखो पिंचिंग करी हुई है इसमें, तो देखो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे को ग्रोथ जा रही थी ना, तो आपने टर्मिनल ये हटा दी, अब ये लेटरल ग्रो करेंगे फ्यूचर में। तो इस तरह से होती है सॉफ्ट पिंचिंग, कुछ लीव 2-3 लीव को सॉफ्ट वाला पोर्शन हटाना है, ये होती है सॉफ्ट पिंचिंग। रेटूनिंग, रेटूनिंग में यही होता है कि पहले मेन क्रॉप ले लो आप, ठीक है, शुरू के 6 महीने में। फिर क्या करेंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर सॉइल से ऊपर इसको हटा देंगे और फिर उसमें प्रॉपर फर्टिलाइज़र, FYM, न्यूट्रेंट वगैरह अप्लाई करो, प्रॉपर ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रेलिक एसिड को डालो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे मैंने आपको बताया था। फिर क्या होगा, फर्दर इसमें स्प्राउट्स आएंगे। ठीक है, तो जो ये रेटून क्रॉप आएगी उसको हम अगले 3-4 महीने में हार्वेस्ट करेंगे, सेकंड हार्वेस्ट ये लेंगे इसका। तो रेटून क्रॉप को हार्वेस्ट करो, सेम स्टेजेस वही रहती है, क्योंकि इसको भी हम क्या करेंगे बाद में कमर्शियली सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो रेटूनिंग इस तरह करते हैं। फिर आपको शक्कर तो मैंने बताया था, इस तरह से शक्कर होते हैं, तो शक्कर को भी हम प्रोपेगेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लीव है, स्टेम है, रूट है और शक्कर है। तो जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है ना, तो अंडरग्राउंड पोर्शन में स्टेम से अराइज होता है शक्कर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी बेसिक हॉर्टिकल्चर का मैंने एक बुक शेयर करी हुई है, उसमें भी ये सारे स्ट्रक्चर बढ़िया से दिए हुए हैं ना, तो देख लो अपने हिसाब से। अब स्मार्ट स्टडी करो सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्राइजेंथेमम का। तो इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ।